बिहार में असहयोग आंदोलन, है ना। देखिए, एक टॉपिक बड़ा सुंदर सा टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ना। उसको शुरू कर रहे हैं हम लोग कि बिहार में असहयोग आंदोलन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो टर्म लिखा हुआ है, असहयोग और आंदोलन, है ना। पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है नहीं, असहयोग का मतलब होता है मदद, आंदोलन का मतलब वही होता है क्या कि प्रतिक्रिया देना। क्या मतलब होता है इसका? प्रतिक्रिया देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आंदोलन बोलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-21 में यह घटना हुई थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था कि तो गुजरात विशेष के लिए गुजरात के लिए पड़ता है, बंगाल के लिए बंगाल वाला पड़ता है, उड़ीसा का उड़ीसा वाला पड़ता है, हम लोग बिहार के तो बिहार का पढ़ेंगे। तो यह क्या था कि यह चंपारण के बाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। यहाँ ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का क्या है? भारत का पहला या प्रथम क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका यह मतलब हुआ नीता, राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? उस समय में जितने भी भारतीय प्रांत थे, जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, यह आंदोलन उन सब में क्या था? उपस्थित था। यानी उस प्रांत में या उस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया था? इस आंदोलन में भाग लिया था। हमने क्या कहा? आंदोलन का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया किस चीज का? तो मदद नहीं करने का। यानी यह एक ऐसा प्रकार समझो क्या कि सामूहिक प्रतिक्रिया था या ऐसा आंदोलन था जिसमें कि हम सहयोग नहीं करेंगे, हम मदद नहीं करेंगे। किसका? है ना। तो एक ही वर्ड निकल करके आता है, अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी हुकूमत का। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो 1920 से 21 का हमने चर्चा किया हुआ है। इससे पहले सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था जिसने गांधी को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कर दिया था? वो था क्या था? चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, है ना। यानी जब हमारे भारत बिहार में चंपारण आंदोलन की समाप्ति होती है और गांधी जी कहाँ जाते हैं? चंपारण के बाद साबरमती आश्रम जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि पूरे वैश्विक मीडिया में जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं उस समय में हुआ करती थी, सब में गांधी का बहुत बड़ा नाम होता है। आई बात समझे, बहुत बड़ा नाम होता है। और नाम होने के क्रम में क्या करता है कि सब लोग अब मान लेते हैं भारत के कि अब गांधी ही क्या है? हमारे मसीहा है जो हमको क्या करवाएंगे? आजाद करवाएंगे। लोगों का एक आशा उनके प्रति जग जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो तो 1920 और 21 कैसा क्रम है? देखो ना, इससे ठीक पहले कौन सा हुआ था हमारे विश्व में? सेकेंड वर्ल्ड वार। देख रही हो ना, सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना है। की घटना से वास्तव में यह जो असहयोग आंदोलन था उसका जो मूल जड़ है वो 5-6 जड़ था कि क्यों हुआ। होता ना किसी आंदोलन के पीछे कुछ कारण होता है। तो उसमें से क्या था कि उसमें से सेकेंड वर्ल्ड वार भी एक कारण था। दूसरा क्या था कि जो मुसलमान समुदाय है, मुसलमान समुदाय ने अपने आप को क्या किया? ठगा हुआ महसूस किया अंग्रेजों के खिलाफ। हम सबका चर्चा करते हैं क्या है कि यानी 5-6 कारणों है जो जिस कारणों ने सम्मिलित रूप से क्या किया? अखिल भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अपन लोग क्या करते हैं? इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ तक समझ में आया इंट्रोडक्शन सब लोगों को? असहयोग क्या होता है? जी सर। तुम्हारा मुसरत लेकिन बहुत लाइन खराब ना चल रहा आजकल है। थोड़ी लेट से आती हो क्लास में। देखो अब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में शुरू होने के क्रम में जो ब्रिटिश हुकूमत होती है, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार होती है, वह भारतीयों को भी झोंक देती है। हम लोगों ने चर्चा किया था ना, प्रथम विश्व सॉरी सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं, प्रथम वर्ल्ड वॉर। यहाँ प्रथम समझना, सेकेंड नहीं। क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है हमारे भारत ये पूरे विश्व में, तो उस समय में क्या होता है कि जो अंग्रेजी सरकार होती है वह क्या करता है कि जो भी बिना कांग्रेस से राय लिए हुए क्या करता है? ब्रिटिश के भारतीय लोगों को उसमें झोंक देता है, भारतीय सैनिकों को झोंक दिया, यानी अंग्रेजी सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बात समझ में आया? और अंग्रेज वो कांग्रेस को क्या लालच देती है कि आप हमको इस युद्ध में मदद कीजिए, हम क्या करेंगे? आपको आजाद करवाएंगे। देखो वही कहानी है जो कहानी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ था?
जब सिन्हा साहब सरकार बनाते हैं अपने बिहार में, सेम वही कहानी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है ना। तो हमेशा कांग्रेस का जो है वो हमेशा से ब्रिटिशों ने उसको ठगा है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर मान के चलो कि तुम गुलाम हो, हम गुलाम है, और हमको कोई सरकार बोलती है कि तुम मेरा यह काम कर दो, मेरी मदद कर दो, हम तुमको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे, दास से मुक्त कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में तो हम कमजोर हो रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हम जैसे ही आजाद होंगे या जैसे हम युद्ध जीतेंगे, हम क्या करेंगे, आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी के मन में यह बात बैठ जाता है, गांधी जी के मन में यह बात क्या होता है, बैठ जाता है कि अब हम जब मदद इसकी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको आजाद कर दिया जाएगा। तो अब क्या हो कि कांग्रेस से पूछा नहीं, किसी से पूछा नहीं, उसमें झोंक दिया उसको आग में। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है ना, इसका परिणाम जो भी होता है, तो खत्म होने के बाद में जो अंग्रेजी सरकार ने मौखिक भाषण दिया होता है, मौखिक वक्तव्य दिया हुआ होता है, किसको, भारतीय नागरिकों को, उससे वो मुकर जाती है। कहने का यह मतलब हुआ कि अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत अब कहती है कि हम तुमको आजाद नहीं करेंगे, किसको, हमारे भारतीयों को या भारत देश को। तो जब यह स्टेटमेंट देता है, यानी ब्रिटेन के अखबार में यह बात छपती है कि प्रथम विश्व समाप्त हो गया हुआ है, और जहां जहां हमारा उपनिवेश है, जहां जहां हमारा साम्राज्यवाद है, वहां की सत्ता बिल्कुल यथावत बनी रहेगी। इसका मतलब यही हुआ कि हम आपके जो आपका जिस देश में हम उपनिवेश अपना डाले हुए हैं, वहां पर क्या होगा, वहां किसी प्रकार का हम प्रशासनिक परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबको यह लग जाता है भाई हमको तो ठग लिया हुआ है। तो जब इनको ठगा हुआ महसूस करता है, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, यह तारीख याद रखना बहुत, और ये हिस्ट्री में पूछा जाता है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, क्योंकि सबका नेता कौन होता है इस समय में, गांधी, और सबका आशा किस पर होता है, गांधी जी पर होता है। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। शुरू कौन करता है सुषमा, तो हम क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी। ये डेट बस याद रखना। जो भी घटनाएं होती हैं, अब इसके जो भी नागपुर में पास होगा उसका ये बिल होगा, या कलकत्ता में डिस्कशन किया जाता है, इसके बाद होता है। यानी गांधी ने अब क्या कहा कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। कहने का यह मतलब हुआ, गांधी जी को अब अपनी गलती पर एहसास होता है कि हमसे गलती होगी, कि हमने क्या किया, अपने देशवासियों को एक भरबली आश्वासन दिया था अंग्रेजों के कहने पर कि हम आजाद करवा देंगे, लेकिन गांधी जी की विषय में खराब होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार से हम मदद नहीं करेंगे। मदद नहीं करने का मतलब हुआ क्या कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी हम खराब करेंगे, तुम्हारी प्रशासनिक व्यवस्था भी खराब करेंगे, तुम्हारी शैक्षणिक व्यवस्था भी खराब करेंगे, तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब करेंगे। यानी हर प्रकार का क्या करेंगे, अब हम सेल्फ रिलायंस होंगे। सेल्फ रिलायंस का मतलब है हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे। आई बात समझ में, यही इसका मौलिक उद्देश्य होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि इस 1920 से पहले गांधी जी 17 में चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक करते हैं, पूरा देश में इनका नाम होता है। विदेशी कुछ अमेरिकी कुछ पत्रकार होते हैं, लुई फिशर नाम होता है इनका, वो इनके साथ में लग जाते हैं, पूरा जीवन भर इनके साथ में तो जीवनी लिखते हैं पूरे। बात की हालांकि ये घटनाएं हैं, पहले नहीं जुड़ते हैं। तो अब जब इनका नाम होता है, तो विदेश के बड़े बड़े जो देश के लोग हैं वो इनके पास में आते हैं मिलने के लिए। इनकी ख्याति यहाँ भी नहीं, यहाँ तो होती है, साथ में विदेशों में भी होती है। अब यहाँ ढूंढने का हम प्रयास करते हैं कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसके कुछ मौलिक कारण क्या थे, उसके क्या थे, कुछ मौलिक कारण क्या थे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे हमने अभी फिर बार बार बोल रहे हैं, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, वो सितंबर और दिसंबर में हुआ था, है ना। तो पहले इसका कारण को जान लेते हैं कि गांधी जी ने एक ही मानी कोई अधिवेशन होने से पहले ही, अधिवेशन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो वहां से लोग जुड़ने से पहले ही यह मौखिक रूप से बोल दिया कि हम देश में क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो जब गांधी इतने बड़े नेता होते हैं, जब यह कुछ वक्तव्य दे दिए होते हैं, तब लोग क्या करता है, इनकी बातें को समझता है कि ये रामबाण है। राम मतलब है कि अब बोल दिए तो करवे करेगा ही। गांधी जी जिद्दी थे, देखते ना गुजराती बड़ा जिद्दी होता है अभी भी। एक एमबीए चावल वाला लड़का देखती हो कि एमबीए करके अभी 20 लाख महीना कमा रहा, खाली चाय बेच बेच करके, जिद्द था वो लड़के में, है ना। अभी बिहार के पटना के लोग सब आता है बाहर में काम करने के लिए, गुजरात के लड़का पटना के कौन सा एक जगह है, वहां पर ये टाइल्स का दुकान खोल दिया है, बहुत बड़ा दुकान खोला है, हर चीज का, टाइल्स का है, फर्नीचर का, सब कुछ खोल दिया हुआ है।
आई बात, तो जीती हो तो जीत है कि हमको ये करना है। गुजराती थे और जीत था कि हमको अब धोखा मिला अंग्रेजी के खिलाफ में, हम क्या करेंगे, अब अंग्रेज कभी भी कुछ हमसे मांगेगा ना, उससे पहले ही हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। असहयोग का यह भी मतलब समझो कि अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। ठीक, अब देखो, अब कुछ हम कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इस कारण ऐसा कौन कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण से या जिसके रीजन से असहयोग आंदोलन को गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था हमारे विश्व में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लिख लेना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, समझ लो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कहे गए कथन की पूर्ति नहीं करना या हूबहू नहीं काम करना। हमने क्या कहा था, बोला था कि हम आजाद कर देंगे, नहीं आजाद किया था। गांधी जी ने ही नारा दिया था कि 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज। आगे पढ़ेंगे, उसमें ये पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा है, पीटी में। यह नारा जो है किस आंदोलन से प्रेरित किया गया हुआ था, बात समझ में आया। तो पहला कारण क्या था कि प्रथम वर्ष युद्ध आप हमको मदद कीजिए, हम जब समाप्त होगा तो हम क्या करेंगे, आपको आजाद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि सरकार इस पर हो गई फेल, युद्ध खत्म हुआ, जीत भी गया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। ठीक, दूसरा क्या था कि दूसरा जो प्रथम विश्व जैसे ही समाप्त हुआ था ना, तो इसने क्या कहा था कि देखिएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, तुर्की था हमारा देश में, जहां पर क्या था, मुस्लिमों का शासन था। अब क्या किया, जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ तो उसने तुर्की को विघटित कर दिया। तुर्की को क्या कर दिया, विघटित कर दिया। यानी तुर्की में जो पहले मुसलमान शासक सत्ता चलाता था, वहां पे लोके तंत्र को खत्म करके क्या कर दिया गया, वहां पर अपना कोई सरकार गठित कर दिया, स्थानीय सरकार का गठन कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। ठीक, ये दो कार्य तो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखोगी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू से ज्यादा यूं समझो कि मुस्लिमों का ज्यादा योगदान है। हालांकि यह स्टेटमेंट जो है किसी किताब में नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन जब आप किताब पढ़िएगा ना तो देखिएगा हिंदू के कुछ गिने चुने व्यक्ति ही हर आंदोलन में शामिल हुए हैं। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे ना, वो हर आंदोलन में अलग अलग तुम नाम पर होगी। बहुत सारे इतिहास लिखने वाले ना, देखिएगा कि जो भी इतिहास लिखा आजादी के बाद में, बहुत कम लेखक हैं जो मुसलमान है जिसने अच्छा इतिहास लिखा हुआ है। सब लोग देखिएगा हिंदू, तो हिंदू जो कोई भी धर्म लिखे तो हिंदू का ही नाम करेगा। अभी हमने कहा था ना कि जो भी आंदोलन पढ़ते हैं सब में सवाल क्यों होता, अगर मुसलमान नहीं होता तो हो सकता था आजादी हमको अभी मिले, बाद में मिलता नहीं मिलता। अब उसका गुलाम था, उसके सहयोगी थे अंग्रेज का, वो अलग की बात है, वो हमको नहीं समझना। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे थे, जैसे हमारे मजरूल हक साहब, हसन इमाम साहब बिहार के हैं ना, उन्हें पिलर माने जाते हैं। ठीक, देखिए, तो हमारा दूसरा कार्य क्या हो गया, तुर्की का विघटन कर दिया गया। अब दूसरा क्या था कि इसी बीच में इससे पहले क्या होता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। उसमें क्या था ना कि एक कंपाउंड में क्या था, एक ही गेट हुआ करता था और लोग बैसाखी के दिन के बीच में कुआं था, बैसाखी के दिन इसी ग्राउंड में, जलियांवाला नाम है, जलियांवाला बाग पंजाब में है। यहाँ पर क्या हुआ, लोग इकट्ठा हो गए। किस लिए इकट्ठा हुए, तो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और क्या नाम था उनका, 2 आदमी थे, उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी को आजाद करवाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा कर लिए, विरोध में इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, अब क्या था कि जब इकट्ठा हो गए तो यहीं पर जनरल डायर साहब आते हैं और अंधाधुंध सबको गोलियां चलवा देते हैं, बहुत लोग मर जाता है। डाटा में माइक बंद कर लो, डाटा में 200-300 ही बता रहा है, लेकिन उसमें हजारों लोग मरते हैं। जो लोग बच जाते हैं, यह कुआं बहुत गहरा कुआं होता है, कुएं में कूद करके अपना जान त्याग देते हैं। भाई गोली से बढ़िया कि हम अपना मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो बच्चे बूढ़े और सब लोग यहाँ कूद करके जान मार देते हैं, मर जाते हैं। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसके बाद इसको जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाता है ना, कि आपने भाई गलत किया है, लोगों को कैसे निर्दोष लोगों को गोली चला दीजिएगा। तो जब जांच समिति का गठन किया जाता है, जब इसकी रिपोर्ट आती है, इसमें कौन सा समिति होता है, नाम है किसी को पता है? समिति का नाम होता है हंटर कमीशन। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हंटर कमीशन या हंटर आयोग जो होता है, उसका संबंध होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो इसके बाद में जब हंटर कमीशन का गठन कर दिया जाता है, तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बस एक ही शब्द लिखा हुआ होता है कि जो जनरल डायर साहब है, जनरल डायर साहब ने क्या किया है, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया है, और क्या करते हैं, उसको सभी अपराधों से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अब बताओ, कोई ऐसा पागल आदमी रहता है कि उसको क्या क्या गोली से मरवा दिया, मर गया, उसको कोई आदमी अगर फ्री कर देगा तो यहाँ के आदमी को कितना क्षोभ लगेगा। तो जब यह रिपोर्ट वहां प्रकाशित होती है, रिपोर्ट में जब भारत में भी आता है, लोग नेता के पास में जाता है, तो काफी उनको दुख पहुंचता है
है ना। तो यह भी क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, इसका रिपोर्ट भी असहयोग आंदोलन शुरू करने का क्या होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। इसी डायर को न मारा था कौन, उधम सिंह, ब्रिटेन में जाकर के मारा था। अभी इसी पर एक मूवी आई हुआ है, इसका विक्की कौशल का मूवी है वो, है ना, विक्की कौशल का उधम सिंह नाम से ये मेरे ख्याल से मूवी हो। अभी उसको IMDb ने 9.8 की रेटिंग दी है, बहुत हाई रेटिंग होता है, ये हॉलीवुड मूवी को मिलता है वो, इतनी अच्छी मूवी बनाया है उन्होंने। ठीक, तो 3 कारण कौन से हो गए हमारे, प्रथम विश्व, तुर्की और जलियांवाला बाग हमारा हो गया। अच्छा अब देखो, अब आपको पता होगा कि 1920-25 के आसपास, 20-25 बोलते हैं, 1918 से लेकर के 23-24 के आसपास में जो बिहार वाला प्रांत है, उड़ीसा है, समझो कि पूरे भारत में क्या हुआ होता है। देखो 1919 से लेकर के 1920-21 में यह ऐसा वर्ष होता है जहां पर हमारे पूरे भारत में क्या होता है, सूखा होता है, अकाल पड़ता है, और फसल जो हम होता भी है तो फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक, और महंगाई हुई होती है। तो भाई इतना चीज आपके पास में है, तो सरकार तो चूंकि आपकी है, ब्रिटिश सरकार है, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप हमें इन सब चीजों की पूर्ति करें। तो जब इतना चीज होने के बाद भी जहाँ सूखा प्रांत है वहां पर सरकार पानी की व्यवस्था नहीं करता है, जहाँ अकाल पड़ा हुआ है वहां अनाज की व्यवस्था नहीं करता है, और जहाँ महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई में तो लोग एक दूसरे का दुकान लूट रहे हैं, कहीं साइकिल चुरा लिया, जो भी चोरी वोरी सब बढ़ जाता है, तो सरकार क्या करता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है इस पर मौन होती है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। तो गांधी बाबा को लगता है कि भाई अगर हम नहीं प्रतिक्रिया सरकार देगी तो यह क्या होगा, हमारे देश में विकराल स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके लिए भी क्या होता है, यह भी एक कारण बनता है क्या, हमारे भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करने का। ये देखो इतना इसलिए भी पढ़ा रहे हैं हल्का फुल्का, ताकि मेंस में जो है ना, जब बीपीएससी मेंस में पढ़ना होता है बिहार में, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो ताकि वहां हमको थोड़ा कम बोलना पड़े, कौन सा पॉइंट लिखवा डिस्कस कर देंगे, तो समझो चीजों को। ये चीजें हो गई। अच्छा कुछ और कारण है जो आप लोगों से भी सुना है। एक और सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या नाम था उनका, हाँ एक था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, यह जो था रॉलेट एक्ट क्या था, कोई बताएंगे हमको। देखो रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और पंजाब में मार्शल लॉ। देखो ये जो 3 कारण था, इन 3 कारणों को तत्कालीन कारण कहा जा सकता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने को। बात समझ में आया। यह जो 3 कारण है, हमने क्या कहा, यह जो 3 कारण है, कौन, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, और पंजाब में जो मार्शल लागू किया गया था, कौन, देखिए थे ना कि जब कुछ लोग वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मार दिया था, तो बहुत लोग हो गया था पागल, जिसको मन करता उसको दुकान को लूट लिया, अंग्रेजों को खूब मार देता था, गोली मार दिया, चाहे चाकू को दिया, वहां का लोग तो गुस्सा था लोगों में, तो वहां अंग्रेजों ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया कि भाई ज्यादा लोग निकल भी नहीं करेगा। तो समझ में आया। तो इन सब से क्या हुआ कि ये जो 3 कारण ऐसे थे कि जो सरदर्दी बन गया किसके लिए, समस्त भारत के नेताओं के लिए। आई बात समझ में। तो जब इस सिरदर्दी बन गया तो इसने क्या कहा कि अब यह भी एक तत्कालीन कारण बन गया हमारे यहाँ क्या करने का, असहयोग आंदोलन शुरू करने का। बात समझ में आया। देखिएगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया था, इसका संबंध था प्रशासनिक सुधार से। सरकार ने कहा था कि हमको प्रथम विश्व में जैसे हम स्वतंत्र हटते हैं वहां से, मतलब खत्म होता है, तो हम क्या करेंगे, आपके भारत में एक संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, यानी प्रशासनिक सुधार करेंगे, और आपके लिए हम क्या करेंगे, दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। मतलब क्या कि शासन चलाइएगा भारतीय लोग ही, लेकिन उसका पूरा ऊपर का पावर किसके पास में रहेगा, ब्रिटेन के महारानी के पास में। तो आदमी सब बोला कि हम पागल थोड़ी है कि देश हमारा शासन चलाओगे तुम, तो यह भी क्या बना, एक सबसे बड़ा कारण बना हमारा। बात समझ में आया। तो जब यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया, तो इसके लिए सब गांधी ने बोला कि शुरू हम कर रहे हैं, ये कारण समझ मोटा मोटी आ गया। तो इसमें क्या कहा गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इससे पहले एक और हमारे नेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक,
इनकी तिलक जो होते हैं वो गर्म दल के नेता पढ़ते हैं, लाल बाल बाल है ना, बाल गंगाधर तिलक जो था ये गर्म दल के नेता थे, मतलब कि बहुत था तो लेकिन बहुत एग्रेसिव था, ये लड़ने पर विश्वास करते थे, अनुनय विनय से नहीं सत्ता हथियाना चाह रहे थे ये। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इधर गांधी बाबा से शुरू करने की घोषणा करते हैं, उससे 2 घंटा पहले ही इनका मृत्यु हो जाता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देखा, तो ये तिलक का नाम आता है, याद रखिएगा। 21 तारीख को घोषणा में 21 तारीख को इनकी देहांत हो जाती है। यानी यह जो होता है देश की क्रांति को, राष्ट्रीय क्रांति को देखने वाले नहीं देख पाते हैं। यह तिलक को देखते हैं कितना बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में, बहुत बड़ा सुधार भी किया है उन्होंने, इतिहास में उनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। यह जो है तिलक हमारे किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखा हुआ था। देखिए पहला तो यही था, चंपारण तो क्षेत्रीय था, इसी दिन वो मर गए तो नहीं देख पाए वो, है ना। तो लेकिन अब जब गांधी जी बोलते हैं कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, तो भाई क्या करेंगे, आखिर हम क्या करेंगे, कुछ कारण होगा ना करने का। तो गांधी जी जब शुरू करते हैं तो इनसे कुछ नेता पूछता है कि ठीक है बाबा, आपने कह दिया है कि हमको शुरू करना है तो हम शुरू करेंगे, परंतु हमको करना क्या होगा, हमको ये तो बताइए, है ना। तो गांधी जी सीधे कहते हैं क्या, एक के शब्द में कहते हैं, कुछ मत करो, बस सीधे करो बहिष्कार, है ना, बहिष्कार करो। बहिष्कार किन चीजों का, तो बहिष्कार बोलता है तुम स्कूल का बहिष्कार करो, कॉलेज का बहिष्कार करो, है ना, अगर तुम किसी जॉब में हो तो जॉब का बहिष्कार करो। बात समझ में आया। उसके बाद की हाँ, सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें ये निकल करके आता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी राज्य ने या किसी भी प्रांत ने गांधी जी के द्वारा कहे गए एक एक कथन को पूरा नहीं किया है, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जो जो वर्ड कहा, जैसे स्कूल का बहिष्कार के तो बिहार का बहिष्कार नहीं है, उसके कुछ नाम पढ़ेंगे भी हम आगे, कॉलेज से कौन कौन निकल कर क्या उसका भी हम लोग नाम पढ़ेंगे, विदेशी वस्तुओं का कहाँ बहिष्कार किया वह भी हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था का कहाँ बहिष्कार किया वो भी चर्चा करेंगे, खाली बिहार में ही है ना, क्योंकि बिहार के लोग थे वो गांधीवादी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे, और जो उनके पास देखो गरीबी होती थी, गांधीवादी का मतलब हुआ कि सर पे आपके पास उजला टोपी होना चाहिए था, तो टोपी लाएगा कहाँ से, बेरोजगार सादा तो नहीं बोला, धोती के फाड़ के रुमाल कर लिया। तो बिहार के जो नेता लोग थे, जो गरीब कुनबे के लोग थे, धोती तो सबके पास होती थी, वो क्या करता था कि धोती का आंचल फाड़ करके ऐसे ही टोपी की तरह बना करके लगा के रखते थे वो, ताकि अपने आप को यह बताए कि हम गांधी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग का हिस्सा है, हम गांधीवादी हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, अनुनय विनय कर करके जो भी गांधी जी का है, गांधी जी का जो भी स्टेटमेंट है, गांधी जी जो कहना चाह रहे हैं उसमें हमको सहयोग देना है। कोई आदमी कपड़ा फाड़ के बनाएगा टोपी नहीं बनाएगा, लेकिन बिहार एक अजीब प्रांत है। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब इन सब चीजों का इतना जब बहिष्कार किया, क्या नाम है कि जब इन सब चीजों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, आज बताया गया कि आपको यह सब काम करना है, तो बिहार में पूरे देश में तो हुआ ही होगा भाई। अगस्त में गांधी जी जब बोले कि हम शुरू कर देंगे आंदोलन, तो अब बिहार वहां पूरे भारतीय स्तर पर शुरू किया गया। इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव कहाँ निकल करके आया, बिहार में भी आया। ठीक, अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे ना, वो समझो क्या कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, गांधी के आंदोलन का। अब जो मेन टॉपिक है, अब हम बिहार की चर्चा करते हैं कि बिहार में कैसे कैसे हुआ। नहीं, इससे पहले ये जानो कुछ ये हुआ था ना, अधिवेशन हुआ था। देखो अब क्या था कि तारीख देखो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी ने क्या कहा, नॉन कोऑपरेशन का अनाउंसमेंट किया कि हम पूरा करेंगे। तो भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आपने बोल तो दिया, लेकिन इसको मास कैसे लाएंगे, मास मतलब भीड़ कहां से लाएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि हमको नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट चालू करना है या बताना है। आई बात समझ में। तब क्या होता है कि इसी से अगस्त के बाद सितंबर होता है, तो सितंबर 1920 ईस्वी में क्या होता है, कलकत्ता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का क्या बुलाया जाता है, एक विशेष अधिवेशन। देखो विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कि यदि किसी मुद्दे पर, यदि किसी आवश्यक मुद्दे पर सामूहिक रूप से वार्तालाप करने की जरूरत होती है, तो उसको विशेष सत्र बुलाते हैं। देखते हैं ना, विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया, मतलब किसी गंभीर मुद्दे पर हमको डिस्कस करना है। तो कलकत्ता में सितंबर में क्या होता है भाई, अगस्त में तो अनाउंस कर दिया,
तो गांधी की बातों को पूरे भारत में प्रचारित करने के लिए वहां पर सबसे बड़ा संस्थान कौन था, संस्था कौन था, कांग्रेस। सबसे बड़ा सहयोग इसी का था, इसी का लोग सब जान रहा था। तो कलकत्ता में क्या होता है कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, बात समझ में आया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। लाला लाजपत राय। इन्हीं को सर लाठी से मारता तो मर गया था, बूढ़े थे, है ना। तो अब क्या हुआ था कि कलकत्ता में यह क्या लाया जाता है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, और इसमें कांग्रेस के लगभग हर प्रांत से लोग आते हैं, बात समझ में आया। लोग आते हैं, तो जब अध्यक्षीय भाषण दे रहे होते हैं लाला लाजपत राय जी, तो वह क्या कहते हैं कि हम कांग्रेस की तरफ से, या पूरा कांग्रेस जो है, ये गांधी के इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और वहीं पर क्या किया गया, गांधी के असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। गांधी का क्या किया गया, पहली बार, यानी यूं कहो कि सबसे पहली बार नहीं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कि गांधी के अविश्वास ये असहयोग के प्रस्ताव को कहाँ लागू किया गया, कहाँ प्रस्तावित किया गया, तो कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष सत्र में। ठीक, यानी वहां पर जितने भी कांग्रेस के लोग आए हुए थे, या फिर जो भी आसपास के लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर के गांधी जी का जो भी वक्तव्य है, कि उन्होंने क्या कहा, बहिष्कार करना है, स्कूल का, कॉलेज का बहिष्कार करना है, हमको क्या करना है कि सरकारी जो पद है उसको पद त्याग देना है, न्यायालय का बहिष्कार करना है, उसको विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना है, ये सब बातें बताई नहीं। तो वहां जब मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, तो राजपत राय साहब यही बताएं कि सहयोग का मतलब यही होता है कि आपको हिंसा नहीं करना है। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे गाल पर, तो ऐसे गाल कीजिए सर, इसको टच करके मार लीजिए, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे आप पर। समझ में आया, आप बस सहिएगा। और गांधी जी का जो भी उपदेश है, जो भी जो कह रहे हैं, वो उनको पूरा कीजिए। और समय से पर गांधी जी जो भी अमेंडमेंट करेंगे, जो भी नया चीज सुझाव देते रहेंगे, हम आपको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। बात समझ में आया। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो दिसंबर महीने में होता है, हर साल होता रहता है, अभी भी ऐसा हुई रहा इसी महीने में। तो सितंबर में तो विशेष सत्र बुलाया गया था। अब क्या किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर 2020 में 1920 में क्या किया गया, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। नागपुर में कांग्रेस का क्या हुआ, फुल अधिवेशन बुलाया, मतलब जो ओरिजिनल अधिवेशन होता है वह बुलाया गया। बात समझ में आया। अब क्या किया कि इस जो नागपुर में बुलाया गया था, यहाँ पर मुहर लग गया। बात समझ में आया, यानी नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर पूर्ण सहमत हो गया कि अब हमको क्या करेंगे, पूरा मान लिया जाए। देख रही हो ना, गांधी जी शुरू किए थे अगस्त में, लेकिन उसका जो पूरा भारत में जो प्रसारित किया जा रहा है, या भारत तक पहुंचा, भारतीय कांग्रेस लोगों के पास में पहुंचा, वह ईयर कौन सा होता है, दिसंबर 1920 में। और जगह कौन सा होता है हमारा, नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बात समझ में आया। अब हमको जरा एक चीज बताइए तो, कि नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसके चेयरमैन कौन थे, ये अभी जान रहे हैं। सी विजया राघवाचार्य, ये चेयरमैन थे। देखो ये काफी महत्वपूर्ण है, पीटी में बिहार स्पेशल में ही पूछा जाता है, और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा इंडियन मॉडर्न इंडिया का, उसमें ही पूछा जाता है। कलकत्ता के विशेष सत्र के चेयरमैन कौन थे, लिख लेना वहां पर। उसके बाद दिसंबर में नागपुर में जाके जहां पर क्या किया गया था, यहाँ ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहली बार पेश किया गया था कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। क्लियर है। और उसका जो अनुसमर्थन, यानी पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, समझिए पारित कर दिया गया पूर्ण बहुमत से, या पूर्ण लोगों के वक्तव्य से, स्टेटमेंट से, वह कौन सा जगह होता है हमारा, कानपुर। समय कौन होता है, दिसंबर 1920 में। चेयरमैन कौन होते हैं, हमारा विजया राघवाचार्य। बात समझ में आया। अब देखो जब 1920 ईस्वी में क्या होता है कि जब पूरा का पूरा, यहाँ तो भाई नेशनल लेवल का अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। क्योंकि देखो यहाँ विशेष सत्र होता है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, तो बहुत सीमित लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, तो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तब वहां पर वही बात बताया जाता है फिर से, जो यादव जी राज जी बताते हैं, क्या चीज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्कूल का परित्याग करना है। अगर आप इंडियन व्यक्ति हैं और सरकार ने आपको कोई उपाधि दिया, जैसे सर का, नाइटहुड का, नाइटिंगेल का, कुत्ता का, बिलाई का उपाधि अगर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना, उस उपाधि को लौटा देना है।
बात समझ में आया? अगर आप सरकारी सेवक है तो तुरंत तत्काल से बस रिजाइन मारिए, आपको काम नहीं करना है। बात समझ में? अगर आपको सरकार फ्री में अवैतनिक कोई वर्क कर रहे हैं, बिना काम कर रहे, सरकार पैसा नहीं देती टाइम पे, ठेका वाली मजदूरी कर रहे हैं आप, तो अभी क्या कीजिए, आप अपना पद त्याग दीजिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको लगता है कि हमको पढ़ाई से ज्यादा देश प्रेम है, पढ़ाई से ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में हमको भूमिका देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, तो अभी आप सोच समझ करके क्या कीजिए, विद्यार्थी अपना कॉलेज का बहिष्कार करिए, स्कूल का बहिष्कार कीजिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, देखो बिहारी लोग को जैसे पढ़ने में मन लगता नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी जो कॉलेज से त्याग पत्र दिया था वो था बिहार से, लगभग 30,000 लोग वहां रिजाइन मतलब छोड़ दिया था कॉलेज। पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता था, पटना के बीएन कॉलेज में, उसके बाद की एएन कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे थे पहले से। लेकिन जब सदाकत आश्रम की स्थापना होती है, फिर बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है, आगे पढ़ेंगे उसमें, सब लोग उससे पहले ही नाम कटवा कर जाते हैं मंजूर साहब के पास में कि सर हम यहाँ से हट गए हुए हैं। तो सबसे बड़ा विद्यार्थी अगर कहीं से पद त्याग करता है, छोड़ता है स्कूल, तो ध्यान रखिएगा वो हमारा बिहार प्रांत होता है। तो गांधी जी चेताते हैं खाली विद्यार्थी को कि आप सोच समझ करके ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका स्कूल छोड़ने से आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो, पूरा परिवार, भाई जाहिर सी बात है, तो पढ़ता के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी कहाँ से तुमको मिलेगा, परिवार तो ऐसे टूट जाएगा तुम्हारा। तो सोच समझ कर क्या कीजिए, आप अपना फैसला लीजिए। लेकिन शुक्र है कि उस समय हमारे बिहार के लोग सब होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पद त्याग कर देते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। और ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन एक ऐसा प्रथम आंदोलन है भारत का जिसने हिंदू और मुस्लिम को एकता को बढ़ाया था, सबसे पहले उनको साथ लाया था, है ना। उसकी कहानी हम लोग देखते हैं वहां पर, बिहार वाले पोर्शन में हम आएंगे तब हम देखेंगे। यहाँ तक समझ में किसी को आया, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो, चूंकि ये तो क्या नाम था उसका, ये मतलब इंडियन हिस्ट्री से कुछ जुड़ा हुआ पोर्शन था। अब हम बिहार स्पेशल में आते हैं कि बिहार में आखिर इतना चीजें बोल दिया गया कि भाई तुम स्कूल त्याग करो, कॉलेज छोड़ो, तो कौन कौन कॉलेज से कौन सा बच्चा स्कूल त्यागा है, कौन सा नया कॉलेज की स्थापना किया गया हुआ, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो अब हम लोग चीज पे चर्चा करते हैं कि असहयोग आंदोलन जो हमारे यहाँ हुआ था, बात समझ में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में हुआ था, तो स्पेशल बिहार में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सा ऐसा मतलब समझो कि कुछ नया चीजें हुआ जिनको कि भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया है और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो पूछा भी जाता है बार बार। हम उसकी चर्चा करें, शुरू करें। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हाँ, इसी आंदोलन के क्रम में ना बिहार और काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। नमिता बोल रही हो? यस सर। पता तो नहीं है, नहीं, तब देखते हैं, कहीं बात बात में निकल के आ जाए तो अच्छी बात है ना? ठीक है, देखो अब जो घटनाएं हैं, हम घटनाओं का क्या देखते हैं कि सबसे पहली जो घटनाएं होती हैं उसको चर्चा करते हैं कि वो घटना की है क्या। देखिए अगस्त में, 1 अगस्त को 1920 ईस्वी को, जब गांधी महाराज, आप लोग को आवाज आता जा रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक का? नहीं सर, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी बाबा जब कहते हैं क्या
कि हम पूरे देश में असहयोग आंदोलन को सूत्रपात करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो बिहार वाला कैसे चुप रहता? नहीं चुप रहेगा ना। तो क्या होता है कि जब उधर गांधी साहब 1 अगस्त को 1 तारीख को अनाउंस करते हैं, उसके प्रथम सप्ताह में ही, डेट नहीं दे रखा है, प्रथम सप्ताह में क्या होता है, अगस्त 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 में क्या होता है कि हमारे देखिएगा वहां पर भागलपुर में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, उस अधिवेशन का क्या नाम होता है जान रहे हैं? देखो, एक तरफ जब हमारे गांधी जी क्या करते हैं, अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग का प्रस्ताव शुरू करते हैं, बोलते हैं कि ये अगस्त क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उसी समय अगस्त 1920 ईस्वी में क्या होता है, हमारे बिहार के भागलपुर जिला में, काफी महत्वपूर्ण है, बिहार के भागलपुर जिला में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन या बिहार प्रांतीय सम्मेलन, दोनों एक ही नाम है। किसी किसी किताब में राजनीतिक दिया हुआ है, किसी किसी बुक में नहीं दिया, तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही नाम है। एक सम्मेलन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमारे होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। इनकी अध्यक्षता में जब यह अधिवेशन किया जाता है, तो इसमें भी वही बात दोहराई जाती है जो हमारे गांधी जी ने क्या किया था, 1 अगस्त को बोला था। यानी क्या कि हम जो प्रांतीय मतलब जो ये देखो, ये छात्र से जुड़ा हुआ था, तो जो भी छात्र हैं, तो बोलते हैं कि जो भी छात्र लोग हैं, या फिर अपना अगर सोच समझ लीजिए और क्या कीजिए, अपने स्कूल का, कॉलेज का त्याग कीजिए। आई बात समझ में? और क्या करता है कि जो भी वकील हैं, जो भी जिस भी पद पे हैं, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि आप त्याग सकते हैं, यानी अपना योगदान देश की स्वतंत्रता में दे सकते हो, तो आपका स्वागत है, आप कीजिए। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि गांधी के असहयोग आंदोलन को कहने के बाद में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान या कौन से संगठन ने सबसे पहले उसका अनुसमर्थन किया था या समर्थन किया था? तो आंख बंद करके मानना क्या, बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब। यानी गांधी जी के बाद को इसने क्या किया, आगे शुरू करता चला गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब एक क्वेश्चन हमने पूछा था कुछ दिन पहले ही डाल करके कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, असहयोग आंदोलन क्या किया था, गांधी जी ने बोला था, तो उससे पहले देखो इसका समर्थन कब किया गया, प्रस्तावित कब किया गया था? कलकत्ता में। उसका इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया? नागपुर वाले अधिवेशन में। तो कलकत्ता में अधिवेशन होने से पहले ही किस 2 राज्यों ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, अपने यहाँ से पास कर दिया कि हाँ हम पूरा करेंगे। तो पहला राज्य हमारा कौन होता है? पहला राज्य बिहार होता, और दूसरा राज्य हमारा है गुजरात। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस तिथि को बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उससे 2-3 दिन पहले क्या होता है, गुजरात राज्य में, जैसे यहाँ बिहार प्रांतीय है ना, तो यहाँ देखिएगा गुजरात प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन है ना। इस सम्मेलन में भी क्या किया जाता है, जो गांधी जी का क्या होता है, असहयोग प्रस्ताव होता है, उस असहयोग प्रस्ताव को क्या किया जाता है, अनुसमर्थित कर दिया जाता है। यानी यह कहा जाता है कि गुजरात के प्रांत से आए हुए ऐसे नेता लोग, हम तुमको क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन के लिए जो भी चीज कही गई हुई है, आप उसको पूरा करने में हमारी क्या करें, मदद करें। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा। और सबसे मजे की बात यह क्या है कि भारत में केवल 2 ही राज्य ऐसे होते हैं जिसने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, अनुसमर्थन दिया था। पहला राज्य हमारा होता है गुजरात, और दूसरा राज्य हमारा कौन सा होता है, बिहार। इसके अलावे भारत के किसी भी राज्य ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। किया होगा तो लेट से किया, तो समझ नहीं आता है। समझ में? यानी सोचो कि हमारे बिहार का पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना अधिक है। अच्छा, आज भी दिवाली है क्या? कुछ लड़का तो पटाखा छोड़ रहा है गली में, बालक सब। पूरा सर, पूरा दिवाली है सर। अच्छा, पूरा दिवाली है? हाँ सर, पूरा मेरे तरफ भी धूमधाम हो रहा सर। कल एक लड़का क्या किया, मुजफ्फरपुर का था, हमारे घर के बगल का ही था। लड़का शॉर्ट के जेब में रॉकेट डाल के उड़ा रहा था, है
नहीं होता कि मतलब टिकटॉक कुछ बनाता था, पता नहीं कौन सा रील आजकल आता है फोन पे बना रहा था दिखाने के लिए, जेब में रख के जैसे रख के बात रख के क्या हुआ कि पता नहीं क्या सिस्टम था, वो उड़बे नहीं किया और कहीं फंस गया उसके धागे में, फूट गया मुंह, पूरा मुंह उसका जल गया, लगेगा वाकई में मेरे गले में, है ना? तो थोड़ा सा मेरे मोहल्ले में सर सिगरेट पीकर रॉकेट जला रहा था, रॉकेट गड़बड़ा गया, उसका चेहरा गड़बड़ा गया। हाँ, वही हुआ है, बहुत लोकल घटनाएं ऐसी हुई हैं बहुत ज्यादा, है ना? देखो ये घटना समझ में आ गई कि हम लोग क्या क्या किया। अब यहाँ देखिएगा, एक रस को तो समर्थन कर दिया गया, यानी क्या कि अब जितने भी यहाँ देखो ये कैसा था, ये छात्र से जुड़ा हुआ था, तो जितने भी प्रांतीय छात्र आए हुए थे, प्रांतीय नेता आए हुए थे, सबके मन में अब यहाँ बात बैठ गया क्या कि अब हमको क्या करना है, हमको गांधी के असहयोग को अपने यहाँ अनुसमर्थन करना है, उसको पूरा करना है। बात समझ में आया? अब हम बारी आता है वकीलों की। हमने कहा था ना कि असहयोग में यह भी कहा गया था कि आप जहां जहां काम कर रहे हैं, वकील हैं तो क्या कीजिए, अपना न्यायालय का त्याग कीजिए, है ना? यानी आप वकालत छोड़िए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से वैसे वकील थे जिनका खूब अच्छा धंधा चल रहा था, बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन गांधी के एक बार कहने पर असहयोग में कूद गए, उसको वकालत छूट गया। उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद साहब। हम आगे पढ़ते हैं उन सब चीजों का, बात समझ में आया? यहाँ देखो, अब वकीलों ने क्या किया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, वकालत क्या की दी, छोड़ दी। तो अब वकालत छोड़ दी तो आपसे यह पूछा जाता है कि कुछ जगह कुछ देखोगी क्या कि कुछ तुमको व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछता है पीटी में क्या कि भाई इस व्यक्ति का संबंध कौन से स्थान का था, पूछा था कि भाई व्यक्ति का नाम या यूं समझो वकीलों का नाम। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जिस जिस जिले से हैं, आप उस जिले के उस व्यक्ति का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि जिस जिले से आप होते हैं, सामान्यतः इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आप जिस जिले से हैं वहां से 2-3 क्रांतिकारी का नाम बताएं, 2-3 स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं, तो इसी का नाम बता दीजिएगा। बात समझ में आया? एक हमारे मित्र थे बलकार सिंह, हमारे साथी इंटरव्यू दे रहे थे 60-62 का, उनसे पूछ दिया, वो इस कोटा में आता है, फ्रीडम फाइटर वाले कोटा में आते हैं, तो उस कोटा में थे, तो उनसे पूछ दिया कि आपका घर तो सिवान है, बोला कि हाँ सर सिवान है, तो बोल दिया कि असहयोग आंदोलन के समय में सबसे बड़ा वहाँ नेता कौन था सिवान में, तो सिवान छपरा तो एक ही था, छपरा का पूछा कि कौन था वहाँ पर। सर पूरन प्रसाद ना सर? नहीं नहीं, सुनिए ना, तो पूछ दिया कि भाई छपरा में कौन थे, तो छठ के घाट, जब छठ पूजा वहाँ हो रहा था छपरा में, सिवान में, छठ के घाट पर जा करके वहाँ लोगों को बोला क्या कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। वो अपने दादाजी का नाम बोल दिया लड़का, हालांकि नहीं हुआ उसका, तो ऐसा आप कह रहे फिर मत कीजिएगा, बस पढ़िए अपने जगह का नाम जहाँ होता है वो देखो। तो अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वैसे कौन कौन से वकील थे हमारे यहाँ बिहार के जिन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया और वो किन किन स्थानों के थे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक चार्ट बनाइए, काफी महत्वपूर्ण है, आपको किताब में की जगह नहीं मिलता, सब बिखरा पड़ा हुआ मिलेगा, हम इसको संयोजित करके लिखने का प्रयास किया, आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा स्थान, यहाँ ये पहला में लिखो स्थान वाले में पटना, प्रमुख तो पटना ही है, यानी पटना के कौन से वकील थे जिन्होंने क्या किया, वकालत छोड़ दी। ठीक, पटना लिख लिया, यहाँ लिखो मोहम्मद खुर्शीद हसनैन, मोहम्मद खुर्शीद हसनैन। ठीक है, पटना के रहने वाले एक ही मात्र यही वकील थे जिन्होंने अपना वकालत छोड़ा हुआ था। ठीक है, पटना के बाद आप लिखिए गया, तो बताओ तो गया में कौन कौन थे, लिखो कृष्ण प्रसाद सेन सिंह। गया में लिखना कौन सा, कृष्ण प्रसाद सेन, एक ही नाम है, कृष्ण प्रसाद सेन सिंह, एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग बात, इसको मत समझिएगा। बात समझ में आया? फिर लिखिए मुटुकधारी प्रसाद, मुकुट की मुटुक बोलते, मुकुटधारी प्रसाद, है ना? पटना हो गया, गया हो गया, भाई ये छपरा, देखो छपरा में जकारिया हुसैन हाशमी, जकारिया हुसैन, इसमें तुमको हिंदू से ज्यादा मुस्लिम का नाम मिलेगा, देखिएगा कितना सब नाम सब आता है ना। अब लिखिए मथुरा प्रसाद, इसी में वही मथुरा वाला मथुरा प्रसाद। फिर लिखिए बिंदेश्वर प्रसाद, रामदयालु सिंह,
सर ये मुजफ्फरपुर से न हो जाएंगे? हैं? रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से न सर? देखिए मुजफ्फरपुर के रहने वाले, उसमें मुजफ्फरपुर कोर्ट नहीं था, कोर्ट वहां था छपरा में। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लिए रामदयालु सिंह और रामनवमी प्रसाद। रामनवमी प्रसाद। दरभंगा से लिखिए ब्रजकिशोर प्रसाद धरणीधर। ब्रजकिशोर प्रसाद और धरणीधर। ब्रजकिशोर प्रसाद और धरणीधर। मोतिहारी से लिखिए गोरख प्रसाद, काफी प्रसिद्ध नाम है गोरख प्रसाद, है ना। गांधी जी ने क्या ठहरे थे, याद है ना, पढ़ाए थे, डिस्कस किए थे। गोरख प्रसाद। भागलपुर से लिखिए दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह। मुंगेर से लिखिए श्री कृष्ण सिंह। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, कौमा तेजेश्वर सिंह और नेकधारी सिंह। नेकधारी, नेक काम करना, नेकधारी सिंह। नेकधारी सिंह। पुरुलिया से लिखिए पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ है? बंगाल में। पुरुलिया से लिखिए कौन थे? अतुल चंद घोष। अतुल चंद घोष। हजारीबाग लिखिए, वहां से राम नारायण सिंह। ये हजारीबाग के ये थे, जमींदार थे राम नारायण सिंह। हजारीबाग राम नारायण सिंह। पलामू से लिखिए शेख साहब। शेख साहब। तो फिर से बता दीजिए, शेख साहब कहाँ पे थे? पलामू। पलामू कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, ये नाम आप मतलब एक दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, आगे चले। जी सर, दरभंगा के बाद क्या बोले, छूट गया है। दरभंगा के बाद हम बोले हैं शायद, क्या बोले, मोतिहारी बोले थे शायद। मोतिहारी। हाँ। कौन थे वहां से? मोतिहारी से गोरख प्रसाद। और छूटा है? सर हमारे यहाँ से नहीं है, सासाराम से सर। और नहीं है तो कहाँ से लाए, उसको पूछ के बताएं। होंगे स्थानीय। देखिए अब सबको लिखना संभव नहीं ना है जी। देखिए कि 30,000 नेता सब लड़ाई किया था, बताए ना विद्यार्थी सब, तो सबका नाम तो लिखना उचित मतलब पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि किसी कुछ ऐसा नाम उठा करके लिया जो ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना किताब जानता है। आई बस उनको अपने दिमाग समझ में आया। देखो दो चीज हुई कि एक माइक बंद करो कि बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में क्या किया गया, वो वकीलों ने क्या क्या छोड़ दिया। अब देखो अब हमें क्या कहा कि हमको अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को भी क्या करना था। माइक बंद कर लीजिए आप लोग। हमको क्या करना था कि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को भी क्या करना था, प्रहार करना था, तोड़ना था उसको। बात समझ में आया? तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा टैक्स उस समय आता था शराब से। शराब बिक्री होता ना, जैसे अभी भी सरकार को उसी से टैक्स आ रहा है, उस समय भी अंग्रेजों को शराब से ज्यादा टैक्स आता था। तो बिहार में क्या किया गया, बिहार में सर्वाधिक सफल रहा था वह घटना थी नशाबंदी। नशाबंदी का यह मतलब हुआ कि बिहार में जहां जहां ठेका था, ठेका मतलब क्या, दारू पीने का दुकान था, जहां पर मदिरा बिकती थी, चाहे वो विदेशी दारू हो या फिर स्थानीय स्तर का जो नहीं बनता है तारी वाली वो सब हो, तो सब पर क्या हुआ, महिलाओं ने धरना दिया। और महिलाओं को कहा गया इस आंदोलन में कि यदि आपके पुरुष या आपके पति अगर कहीं से तारी पी करके आते हैं, दारू पी करके आते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, दरवाजा बंद करके बहिष्कार कीजिए, यानी दरवाजा बंद कीजिए, उसको आने ही नहीं दीजिएगा। दारू पीने वाला ऐसी भी तो ताकत होता नहीं है, नहीं दिलीप जी, तो दरवाजा तोड़ नहीं पाएगा वो आदमी। और आपको जब उसको खाना नहीं मिलेगा, जब ठंड में या बरसात में जब बाहर सोएगा, तो अपने लगेगा उसको भाई हमने गलती किया है। यानी तो बिहार में पूछा जाता है पीटी में कि असहयोग आंदोलन के समय में बिहार में सर्वाधिक जो सफल घटना थी वह कौन था, तो रहेगा नशाबंदी रहेगा, तुमको फिर रहेगा कि वकीलों का पद त्याग रहेगा। तो वकील तो बहुत कम लोग ने पढ़ा लिखा था जी, वही त्याग करेगा। लेकिन नशा जो था ऐसा चाहिए कि सब लोग नशा करता था। बात समझ में आया?
तो नशाबंदी का बहुत ज्यादा क्या किया गया, वहां पर त्याग नहीं दिया गया, और बिहार में यह नशाबंदी बहुत ज्यादा सफल हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले जब नीतीश चाचा ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू किया था ना, उसने अपने भाषण में इस असहयोग आंदोलन का जिक्र किया था, और साथ में डुमराव की महिलाओं का, ये क्या उसको बोलते हैं, आभार व्यक्त किया था। डुमराव कहाँ है दिलीप जी? बक्सर में सर, बक्सर में। तो डुमराव जो है, जो भी बक्सर, देखिएगा बक्सर में ही है, तो बक्सर की बक्सर का एक है डुमराव, जहां पर नशाबंदी सबसे ज्यादा सफल हुआ था, और यहाँ की महिलाओं को नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया था कि बक्सर की महिलाओं ने हमें प्रेरित किया कि हम बिहार में क्या करें, नशाबंदी करें, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये काफी वहां पर सफल रहा था। बात समझ में आया? फिर देखो, अब क्या है कि हमको अंग्रेजों पर प्रहार करना है ना जी, हमको क्या करना है, प्रहार करना है। चाहे हम क्या करें कि नशाबंदी करके करें, किसी को टैक्स नहीं देना, उसी प्रकार काम करते रहे। देखो आगे हम सब पढ़ेंगे, आश्रम से नमिता बोली, सब का हम चर्चा करते हैं। पहले हम घटनाओं को समझते हैं कि वो घटनाएं क्या क्या थी, पूछा जाता है बार बार। बात समझ में आया? फिर देखो, फिर अब जरा बताओ कि हमारा भारत हो और भारत में कोई घटना हो और कोई गाना नहीं बने, तो ऐसा हो सकता है? जैसे सुबह सुबह लड़की शादी करके जब विदा होती है ना, तो वह विदाई से नहीं होती है, बल्कि जो गाना बजता है ना सुबह सुबह, कौन सा, कि बाबुल की दुआएं लेती जा, उस गाना से लड़की ज्यादा रोती है, नहीं रीता? जो लोग शादीशुदा होंगे उनको पता होगा। तो हिंदुस्तान है, वहां गाना नहीं, गाना क्या था कि गाना और पत्र, ध्यान रखिएगा, भारत में गाना और पत्र पत्रिका दो ऐसे हथियार थे ना, दो ऐसे समझो कि मतलब ऐसे मतलब प्राण विहीन, प्राण घातक नहीं, उसका उल्टा समझ लो कि प्राण नहीं लेता था, लेकिन जब वो बसता था या जब पढ़ता था, चलता था, लिखता था कॉपी पे ना, तब वो बहुत दूर तक प्रहार करता था। तो हमारे बिहार में भी क्या हुआ था कि हमारे बिहार में भी दो प्रकार के गानाओं का क्या किया गया, सृजन किया गया, है ना। गाना कह लो या श्लोक कह लो या कविता कह लो। पहला कविता का नाम था फिरंगिया। आपसे पूछा जाता है कि फिरंगिया गाना जो था, या फिरंगिया जो क्या था, इस पर मूवी बना हुआ है। फिरंगिया जो श्लोक था, जो गीत था, उस गीत को ने क्या किया था, हमारे असहयोग आंदोलन के समय में क्या किया था, जो वहां के आम जनता था खूब जोश भरा था, है ना। जैसे देखो कि अगर किसी महिला को युद्ध लड़वाना हो किसी हॉस्टल में या कहीं बॉर्डर पर, तो गाना सुना दो कि जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी बज जाते हैं, झांसी जाने की कविता हम लोग पढ़ते थे 6वीं-7वीं क्लास में, जो सतह पढ़ करके। तो जो फिरंगिया गाना था ना, ये फिरंगिया गाना ने बिहार की जनताओं को इतना आक्रोशित कर दिया कि बिहार के बच्चा बच्चा ब्रिटिश सरकार को, जहां से ब्रिटिश सरकार का गाड़ी गुजरता या पैदल मार्च गुजरता या साइकिल से गुजरता पुलिस वाला, सब लोग बोलता विदेशी, मतलब हाय हाय विदेशी सरकार, हाय हाय अंग्रेजी हाय, ऐसे सब बोलता था। बात समझ में आया? तो यह जो फिरंगिया साहब थे, हमारी फिरंगिया जो था, इस फिरंगिया का जो गीत था, उस गीत के रचनाकार का नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। मनोरंजन प्रसाद सिंह, ठीक है। और मनोरंजन प्रसाद सिंह जो थे, यह उसके क्या नाम है, मुशर्रफ के घर के रहने वाले हैं, है ना। यह जो उनका मूल स्थान था मुजफ्फरपुर था, और मुजफ्फरपुर उस समय में किसका अंग था, तिरहुत प्रमंडल का, बताया था ना। तो तिरहुत जो आप देखिए, तिरहुत जो था, यहाँ ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक मतलब विध्वंसकारी प्रभाव या सर्वाधिक प्रसार कहाँ था, तिरहुत में। लिख लेना की पढ़ने, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव यही पता, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक, क्या बोलते हैं, विस्तार कह लो। विस्तार कैसे होगा, देखिए ऐसा नहीं कि वहां मतलब खूब ये हुआ, जोर जबरदस्ती हुआ था। देखो समझो, हमने उस दिन जो मैपिंग करवाया था, ये क्या नाम है, चंपारण सत्याग्रह वाले में, किसी को याद है बच्चा को? देखो ये करवाया था, तो क्या देखा था कि जो चंपारण, ये तिरहुत प्रमंडल जो था, देख रही हो ना, दरभंगा से लेकर के गंगा के उत्तरी पूरा का पूरा जो प्रांत है ना, इस सब को क्या कहा जाता था, तिरहुत कहा जाता था। यानी उस समय में तिरहुत प्रमंडल जो था, बिहार का देखो एक पूरा ये लिया हुआ है, जगह लिया हुआ है। इसीलिए पूछा, बीपीएस में पूछा था 56-59 वाले में कि असहयोग आंदोलन का बिहार में सर्वाधिक प्रसार कहाँ था, प्रसार तो फैलाव तिरहुत में था। क्यों? आप समझ में, कि उसका एज, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग भी वहां अधिक रहते थे। बात समझ में आया? एक है क्या है, फिरंगिया। अच्छा, विदेशिया का किसने रचना किया था, बताया तो आपको पता होगा दिलीप जी। विदेशिया भिखारी ठाकुर ना, गलती बोल रहे हैं।
एक मिनट सर, ऑप्शन रहे। ऑप्शन देंगे तो मार लीजिएगा नहीं। चलो उसको हम आगे चर्चा करते हैं विदेशिया का, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा यही है। आगे चलें। देखो विदेशिया जो था ना, वास्तव में विदेशिया का जब भी नाम आता है तो उसमें किसका नाम उसके किसका नाम आता है? भिखारी ठाकुर का नाम आता है। लेकिन भिखारी ठाकुर के पहले दरभंगा के एक बहुत अच्छा आदमी थे, उनका नाम था बाबू तार प्रसाद बनर्जी। बाबू तारा प्रसाद बनर्जी। अब देखिए क्या है, एक था फिरंगिया और दूसरा हमारा क्या था कि विदेशिया था। विदेशिया हमने गीत की चर्चा नहीं किया, बल्कि विदेशिया क्या था, यह चंद पंक्तियां थी, मतलब क्या था, कुछ लाइन था, ये तो कि कुछ स्टेटमेंट दे दिया। तो इस विदेशिया ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिससे पूरा अंग्रेज आग बबूला हो गया था, है ना। उसमें लिखा गया था विदेशिया स्लोगन में। पर इसको जान लेते हैं कि यहाँ कौन था। तो विदेशिया जो था, एक जो चंद पंक्तियां थी, कुछ लाइनें थी, इसका जो प्रचार किया गया था उसका दरभंगा में, है ना। दरभंगा में कौन किया गया था? बाबू तारा प्रसाद बनर्जी। अब देखो, अब आपको पता है कि तारा प्रसाद बनर्जी लगा था कहाँ के होंगे? कलकत्ता के होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। तो इन्होंने यही कहा था, इस लिखा था विदेशिया में जो लाइन लिखा हुआ था कि हम अंग्रेजी सत्ता से बढ़िया है कि हम भूखे मर जाएं। कि अंग्रेजों ने हमको क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, हमारे कृषि को चौपट कर दिया है। और अंग्रेज जितना दिन रहेगा उतना ही दिन हमारी क्या होती जाएगी, उतना ही हम मतलब कलप के नहीं, कल्पना एक वर्ड होता है कि बहुत सिसक करके मृत्यु को प्राप्त करना। कि अंग्रेज जब तक रहेगा तब तक हम सब लोग कलपते रहेंगे और हमेशा हमारे हृदय से बदुआ निकलती रहेगी। तो चूंकि मिथिलांचल के लोग ना ये सब लाइन से ज्यादा भावुक होते हैं। अगर किसी बिहारी व्यक्ति को तुमको प्रभावित करना है ना, तो उनको क्या करो, इमोशनल कर दो, तो वो प्रभावित हो जाते हैं। तो फिरंगिया में, विदेशिया में ये लिखा गया हुआ था। ध्यान रखना कि फिरंगिया जो था वह गाना था, और विदेशिया जो था क्या था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी। बाद में जब इसका प्रचार होने लगा विदेशिया का, तो अब क्या हो, इसी से कुछ लाइनें लेकर के, जो हमारा भिखारी ठाकुर का नाम भी दिलीप साहब ने बोले हैं, तो इन्हीं का कुछ लाइन लेकर के वो गाना बनाए थे विदेशिया, जिसमें मूवियो बना हुआ था। नहीं आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आया कि और दिक्कत है किसी को? बताओ सर, आप बोले थे कि ये असहयोग आंदोलन लागू करने वाला राज्य बिहार रहा था, तो इसमें पहली बार कौन लागू किया था? पहली बार कौन लागू किया था? हाँ, ये तो पूरे देश में लागू कर दिया गया, ये कोई कानून थोड़ी है ना नीता। देखो यह स्टेटमेंट था कि आप क्या कीजिए, अपने अपने स्तर से आप क्या करें, उसको लागू कीजिए, ऐसे यानी बहिष्कार करने। तो कोई ऐसा पहला राज्य नहीं था, किताब में, किसी किताब में तुम पढ़ोगे नहीं मिलेगा कि हाँ पहला राज्य नहीं है लागू किया, ऐसा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? जी आंदोलन की शुरुआत होती है ना। जी। हाँ, तो पहले शुरू गुजरात किया था या फिर बिहार किया था, यही कुछ? अनुमोदन किया था गुजरात ने, बाद में उसका 2 दिन बिहार किया था उसने, है ना। जी जी। अच्छा, पल्लवी भी चली गई है। अच्छा, छठ है तो पाब्लो को पढ़ने का नहीं मन करता होगा नहीं है? नहीं बोल रहे हैं जी। सर, पढ़ने का मन करता है, बट कभी कभी थोड़ा काम ज्यादा की वजह से परेशानी हो जाती बात है। करिए। अभी सर समय कहाँ है? अब देखो, अब क्या था कि हमारे बिहार में ना हड़ताल किया गया। हड़तालें हुई थी, पता ना सबको। हड़तालें कब किया गया था कि जब, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कि जब हमारे यहाँ पता चला कि ब्रिटेन का यहाँ राजकुमार आने वाला, देखिए कि हर जगह हड़ताल शुरू हो गया, किया गया। बात समझ में आया? तो हमारे बिहार में हड़तालें भी हुई। तो इस हड़ताल का पूरे बिहार में ना खास करके सबसे ज्यादा प्रभाव किया गया था गया में। हड़ताल ये तो हर जगह किया गया, पटना में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, मोतिहारी में। लेकिन हड़ताल का सर्वाधिक जो प्रभाव माना जाता है, वो सर्वाधिक प्रभाव जो था वो ये क्या नाम है, गया जिला में माना जाता है। बात समझ में आया? तो गया में एक हमारे व्यक्ति थे दामोदर प्रसाद।
इस दामोदर प्रसाद ने, इनका इतना पावर था, मतलब नहीं तो कैसे इसको समझो कि वहां गया के लोग इसको बहुत पूछते थे। पूछते इसलिए थे कि जो भी स्टेटमेंट देते थे उन पर लगभग सत्य हो जाता था, जो भी घटनाएं होती थी सबसे पहले उनको प्रेषित किया जाता था, और आगे की क्या रणनीति होगी इन रणनीतियों पर क्या करता था, वह चर्चा करता था। कौन? हमारे दामोदर प्रसाद साहब। तो याद रखिएगा कि बिहार में जैसे मुजफ्फरपुर में क्या था, सर्वाधिक प्रसार था असहयोग आंदोलन का, बात समझ में आया। तो सर्वाधिक हड़तालें जो हुई थी वो कहाँ हुआ था, हमारे गया में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, गया प्रसाद, ये दामोदर प्रसाद ने। मनु तुम याद रखना, तुम्हारा गया में ना इंटरव्यू में तुमसे हो सकता है तो पूछेगा, आई समझ में? आगे चलें। अब देखो, अब क्या था कि विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार किया गया था, हमने कहा था ना कि विदेशी वस्त्रों का भी क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। यानी हमको क्या करना है कि स्वदेशी पर जोर देना है। अब जरा सोचो तो उस समय में बिहार का नक्शा दो दिमाग में कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कहाँ किया जाएगा, जहां पर वहां पर जहां पर क्या होगा, कपड़ा उद्योग का विकास हुआ होगा थोड़ा बहुत, है ना। जरा बताओ तो 1920 के आसपास में कौन से एरिया में कपड़ा उद्योग ज्यादा विकसित रहा है? देखिएगा, जैसे यहाँ है ना हमारा भागलपुर जिला है, तो भागलपुर को अभी भी क्या बोलते हैं, सिल्क डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना जी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विदेशी वस्त्रों का जो सर्वाधिक बहिष्कार किया गया वह किया गया था कहाँ पर, भागलपुर जिला में। यानी यहाँ पर जितने भी क्या था कि जितना भी क्या नाम था वो सूत काटने का मशीन था, जो अंग्रेजी मशीन था, विदेशी मशीन था ना, उन सारे मशीनों को स्थानीय लोगों ने क्या किया, फेंक दिया। मतलब क्या, वो ऐसे ही उसको यूज नहीं किया, और लोग फिर क्या करने लगे, भाई बिना सूत काटे हुए कैसे वो कपड़ा बनाएंगे, तो वो हाथ से क्या किया, सूत काटना शुरू कर दिया, है ना, भागलपुर में। आई बात समझ में? चलो, ये कुछ घटनाएं हैं, इस घटना के बारे में हम आगे भी थोड़ा सा और कुछ घटना जो छूटी है उसको हम पढ़ेंगे। इसको नोट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन में, हाँ सर, हाँ क्वेश्चन में शर्मा जी आपको समझ में कुछ आ रहा है? जी सर, जी सर। कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप? सर सुन रहा हूँ सर, फैक्चुअल चीजें हैं, इतना वो नहीं है, बता रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ सर। अच्छा, आप भी लगता है कहानी सुनने के प्रेमी आदमी है, नहीं? अभी ऐसा ही चलेगा, 2-3 आंदोलन जो है ना उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस जो फैक्ट है उस फैक्टों को कर लेता हो जाता है, इसमें कुछ ही नहीं जो बताया जाए। चलो देखो, जो कहानियां थी वो कहानी हम लोग ने शुरू कर लिया था, मतलब कोशिश की कि उसको हम और आगे चलते बढ़ाना शुरू करें। अब देखिएगा क्या हुआ, अब इसको क्विट कीजिए, मतलब ये जो हम लोग चर्चा की है उसको दिमाग से हटाओ, जो पढ़ा दिए बस उसको लिखा हुआ उसी को पढ़िएगा। बाकी आगे हम क्या करते हैं कि जो सिलसिलेवार ढंग की घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पर थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आया? देखिए कि जब हमारे यहाँ क्या था कि जो घटनाएं घटना शुरू हो गया, यानी क्या कि हमारे वकील साहब ने क्या किया, अपना पद से त्याग दे दिया, है ना। उसके बाद की बहुत सारे बैरिस्टर साहब थे, राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई साहब थे, उन्होंने अपने पद से त्याग, मजिस्ट्रेट के पद से त्याग दे दिया, सब अभी चर्चा करते हैं, है ना। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। तो अब देखो कि सबसे पहले हम आते हैं छात्र जीवन पर, कि सोचो कि गांधी ने आह्वान किया, राजेंद्र प्रसाद ने भी आह्वान किया था कि यदि छात्रों तुम में अगर ताकत है, कुव्वत है कि तुम पढ़ाई को छोड़ करके देश के स्वतंत्रता में भाग ले सकते हो, गांधी के सहयोग को साथ चल सकते हो, तभी तुम आगे जुड़ो। बाद में ऐसा नहीं कि तुम जुड़ रहे हो और बाद में बोलोगे सर हम जाते हैं स्कूल पढ़ने, हमको मन नहीं लग रहा है, होता है ना। तो आंदोलन क्या होगा, कमजोर है। जैसे 20 आदमी के कहीं हम जुलूस लेकर जा रहे हैं, उसमें से जुलूस में जो उसमें से गए वहां पे जब मंदिर में पहुंचे तो याद आता सर मेरा क्लास छूट रहा है, मेरा पेपर है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप स्वीकार कीजिए, आप कसम खाइए। तो पहले के कसम का वैल्यू होता था, अभी के कसम का कोई वैल्यू नहीं होता है, नेता खाए कोई खाए। तो क्या हुआ कि जब बहुत सारे विद्यार्थियों ने, यहाँ देखिएगा हमने क्या क्या कहा था कि बिहार ऐसा राज्य है कि जहां पर उस समय में यानी 1920 के आसपास में लगभग 30,000 छात्रों ने क्या किया था, अपना स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। यहाँ ध्यान देना, स्कूल
कॉलेज छोड़ दिया। तो कॉलेज में क्या था, कॉलेज में जो सामान्य स्कूल भी था और तकनीकी कॉलेज भी था। यानी सामान्य मतलब क्या है कि जो सामान्य से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और तकनीकी मतलब कि जो लड़का इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है उसने भी अपना क्या किया, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया कॉलेज। स्कूल में क्या था कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के स्कूल के विद्यार्थी थे, जो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, अपना मैट्रिक का परीक्षा छोड़ दिया, 9वीं का परीक्षा छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है। यानी अब क्या हुआ कि जब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर के पटना के गलियों में, पटना के सड़कों में जब घूम रहे थे, तो इसकी संख्या अनुमानतः जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उसमें कहा गया है कि 30,000 से अधिक थी, 1000 से अधिक की संख्या। जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर पटना जैसे राज्य में कि 30,000, उस समय 1920 की घटना, आज से 100 साल पहले, मतलब जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी बिहार में खराब है, तो उस समय 30,000 बच्चे जो पढ़ाई करके घूम रहे थे ना, सोचो कि कितना जागरूक था हमारा बिहार पढ़ने लिखने में। आगे पटना एक हब था, एजुकेशन हब बना हुआ है। तो जब इतना बच्चा जब घूम रहा था बाहर में ना, तो घूम रहा था, तो एक हमारे मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था फजलुल हक, मजलूल हक नहीं, फजलुल हक, देखिए सब इतना विद्यार्थी सब घूम रहा है, उनको आवाज होगी कि भाई ऐसा हुआ क्या कि इतना विद्यार्थी सब घूम फिर रहा है। तो इन्होंने उस विद्यार्थी से पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों घूम रहे हो, है ना। तो विद्यार्थियों ने अपनी समस्या बताई कि देखिए हमारे गांधी साहब ने यह बोला था कि क्या कीजिए, आप स्कूल कॉलेज का त्याग दीजिए। और राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में जो मीटिंग किया था बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, उसमें कहा गया था कि विद्यार्थी अपना कॉलेज छोड़े, छात्र अपना स्कूल छोड़े, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से देश की सेवा करने के लिए, देश के आंदोलन में भाग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पद को त्याग दे दिए हैं। और जहां हम नेतृत्व भी होकर घूम रहे हैं, मतलब कि नेता तो उसका था नहीं, लड़का भाई क्या है, उसको पता चला कि भाई जवान लड़का है, युवा लड़का सब है, इसको नहीं पढ़ाएंगे तो देश की दुर्दशा हो जाएगी। उनका जो सोच होता अभी समय जो ना, वही समय उस समय भी था कि छात्र नहीं पढ़ेगा तो कैसे इकोनॉमी डेवलप होगा। तो जब फजलुल हक साहब ने, यहाँ ध्यान रखना, फजलुल हक साहब ने जब वहां पर बच्चों की भीड़ देखी तो ये विचलित हो गए। इन्होंने सोचा क्या कि भाई जब बच्चे यहाँ नहीं, जब बच्चे इतना रोड पे घूम रहे हैं तो हमारी बिहार की क्या होगी, बहुत दुर्दशा हो जाएगी, सोचेंगे। तो अब क्या किया था, इन्होंने पटना में ही राजेंद्र प्रसाद साहब से मुलाकात की। आपको पता है राजेंद्र प्रसाद साहब का घर था पटना में, गांधी जी आते तो नहीं चले गए थे, पूरी घूमने के लिए दोस्त वो मीटिंग में चले गए थे बच्चों के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद क्या साहब जब उस समय सुबह में घूम रहे थे तो बच्चों से बात करके उसी समय सुबह 8-9 बजे के आसपास में जैसे ही वक्त सुबह होता है तो पहुंचते हैं कहाँ पे, प्रसाद जी के घर पे पहुंचते हैं, उनको पहुंचते हैं, दोनों में परिचय होता है। भाई पटना के नेता से जुड़े हुए कुछ न कुछ परिचय तो होगा। तो ये बोलते हैं राजेंद्र साहब से कि बताइए कि ऐसी ऐसी की स्थिति है कि आप इसके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद क्या उस समय पढ़े लिखे ये होते हैं ना, वकालत वकील रहते हैं, दूसरी बात की बहुत बड़े कलकत्ता से पढ़ाई करके आए हुए होते हैं। तो इनको बोलता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाना चाहिए। आई बात समझ में। तो क्या होता है कि जो क्या नाम है, वही राजेंद्र साहब क्या करते हैं कि वही पटना गया रोड पर एक कॉलेज का नाम, कॉलेज स्थापित करते हैं। देखिएगा कि पटना से गया जाने वाले के रोड में ना, राजेंद्र प्रसाद साहब जब उनको मिलने आते हैं तो वहीं पर क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय यानी नेशनल कॉलेज की स्थापना, नेशनल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है ना। ये कहाँ होता है, तो पटना से जो गया का रोड जाता है उसी पटना गया रोड के किनारे इसकी स्थापना की जाती है। समझ में आता है। तो इसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब। इनके प्रिंसिपल कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब बनते हैं। प्रिंसिपल तो बन गए, और देखिएगा मतलब प्राचार्य हो गए एक तरह से। और टीचर जो होते हैं वो टीचर में कौन कौन आते हैं, शिक्षक कौन कौन होते हैं या प्रोफेसर कौन कौन होते हैं, तो अभी जो बताएं जैसे कि बद्रीनाथ वर्मा है ना, और कौन कौन नाम बोल रहे हैं आप, मोहम्मद शफी नहीं, बद्रीनाथ वर्मा, मोहम्मद शफी, उसके बाद होता है कि जगन्नाथ प्रसाद, ये लोग क्या होते हैं कि टीचर बनाए जाते हैं। बात समझ में आया। फिर एक और है प्रेम शंकर सेन। तो जब ये राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है तब क्या, अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, वो जमीन खैरू मियां का था क्या? नहीं आगे बढ़ते हैं, खैरू मियां साहब अलग निकल गए।
खैरू मियां साहब का जो है ना, वो तो मजूल हक साहब जाते हैं ना उनके पास में। अच्छा, वो सदाकत आश्रम हो जाएगा। हाँ, तो वो होता है पटना और दानापुर के रोड में, आई बात समझ में? जी सर, जी जी। पटना गया रोड में प्रिंसिपल है, दिल्ली से प्रिंसिपल है, पुस्तक में याद रखना, राजेंद्र प्रसाद साहब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर स्थापना कर दिया जाता है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई इस तो 30,000 बच्चे हैं, तो अकेले तो इसको कैपेसिटी नहीं संभाल पाता है। उसमें भाई 9वां का बच्चा है, 6ठा का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा है, तो इसको करेगा क्या, और क्या करेगा? तो अब क्या होता है कि 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, यहाँ ध्यान रखिएगा, आगे चल करके 6 फरवरी 1921 ईस्वी को क्या होता है, हमारे महात्मा गांधी साहब कहाँ आते हैं, बिहार की यात्रा करते हैं, बिहार पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय में बिहार की यात्रा कब की है, तिथि याद रखना 6 फरवरी, वैलेंटाइन डे के 8 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, ऐसे याद करो ठीक से। जब पहुंचते हैं तो उनको यह बात पता चलती है कि बिहार के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, किन सब चीजों में, तो हमको जो हमने असहयोग का आंदोलन का ये पर्सपेक्टिव दिया था, उद्देश्य दिया था, उसको पूरा करने में ये लोग हमारी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो होती है। तो अब चूंकि क्या होता है कि अब महात्मा गांधी साहब जब यहाँ पहुंचते हैं, तो महात्मा गांधी का सब लोग बहुत अच्छा से स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं बिहार में? क्योंकि बताओ कि बिहार को इसने 100 साल की, लगभग 100 साल का जो गुलामी था, किसका गुलामी था दिलीप जी? नील की गुलामी थी ना, इसी से इन्होंने आजाद करवा, तो बिहार में इसका ऑलरेडी इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। तो जब ये पटना पहुंचते हैं तो बिहार के कोने कोने से कोई फूल लेकर के, कोई अनाज लेकर के, कोई सब्जी लेकर के, जिसको जितना जुड़ता है, जितना शक्ति होता है किसानों को या फिर धनाढ़ व्यक्तियों को, कुछ वस्त्र लेकर के बनिया लोग आते हैं, कुछ आभूषण लेकर के आते हैं इनके पास में, कि भाई गांधी जी ने हमको बिहार को ये इतना दास्ता से मुक्ति करवाया कि आपका स्वागत हम करेंगे। लेकिन ये किसी चीज का स्वीकार नहीं करते हैं, भाई वो तो अपना ही है। तो जब 6 तारीख को पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में अब क्या होता है कि इनको बोला जाता है, इनको जैसे कि मजूर हक साहब इनसे मुलाकात करते हैं, इनके पहले ये दोस्त होते हैं, मतलब परिचय वाले होते हैं, तो मजूर हक साहब इनसे विचार विमर्श करते हैं, पहुंचते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हमारे यहाँ इतने छात्र क्या है डिजाइन दे दिए हैं, और हमने यह विद्यालय का स्थापना किया है, कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज का गठन करना चाह रहे हैं, ताकि आप क्या कीजिए, आप हमको तकनीकी का पढ़ाई शुरू करवाना चाहिएगा, या तकनीकी क्या करेंगे, हम अपना एजुकेशन देंगे वहां पर। आई बात समझ में? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को ही महात्मा गांधी क्या करते हैं, इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में, बहुत बड़ा मकान, ये प्रांगण होता है तो खपरा का मकान होता है, तो खपरे के मकान में क्या करते हैं, बिहार विद्यापीठ का स्थापना करते हैं। नाम सुना होगा ना, बिहार। होता है कि 6 फरवरी 1921 ईस्वी को राष्ट्रीय महाविद्यालय के कैंपस में ही एक खपरे के मकान में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। बात समझ में आया? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जब की जाती है, तो इसका जो चांसलर, वाइस चांसलर होते हैं, लोग क्या होते हैं कि कुलपति। यहाँ ध्यान रखना कि 2 पद आते हैं मेरे पास में, एक आता है कुलपति का और दूसरा आता है उप कुलपति का। उप कुलपति का जो कुलपति साहब होते हैं, तो हमारे मजहरुल हक साहब को क्या बनाया जाता है, यहाँ का कुलपति बनाया जाता है। और एक और नाम आता है हमारा ब्रजकिशोर प्रसाद का। ब्रजकिशोर प्रसाद कहाँ के होते हैं? दरभंगा के। इनको क्या बनाया जाता है? उप कुलपति। बताओ तो मुसर्रत, तुमसे पूछता इंटरव्यू में तो तुम क्या बताती? सर नहीं पता है, तो शर्म की बात है ना। झाजी जो है ना, ये मंडूक नशा खा के किताब लिखे हुए हैं। सर वीसी कौन बने सर, एक बार बता दीजिए सर, लिख नहीं पाया। और वीसी बोले है ना, वो ब्रजकिशोर प्रसाद दरभंगा वाले हमारे अपने। ठीक है, अब देखिए, तो अब जो हमारा बिहार विद्यापीठ बना, बिहार विद्यापीठ, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी थे, छात्र थे। तो सब छात्र का नाम नहीं जानना है, बस एक ही नाम जानो जो पूछा जाता है, जो हिट भी है हमारे मतलब आंदोलन के लिए। उनका नाम है क्या? जयप्रकाश नारायण। पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण वो कहाँ के छात्र थे? तो बिहार विद्यापीठ के। अब यहाँ ध्यान देना,
जयप्रकाश नारायण साहब क्या थे कि बिहार के ऐसे पहले छात्र थे जिनका, जहाँ पटना कॉलेज के छात्र थे ये पहले, तो पटना कॉलेज को छोड़ दिया था इन्होंने। तो जब जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था तो देखो कि इसके 20 दिन बाद ना इनका परीक्षा होने वाला था। 20 दिन बाद ना इनका बीए का पूरा फाइनल का डिग्री इनको मिल जाता, लेकिन 20 दिन पहले ही क्या किया, 20 दिन पहले ही इन्होंने क्या किया, स्कूल छोड़ करके बिहार विद्यापीठ ज्वाइन कर लिया। इनको मजरूल हक बोल रहे थे कि जयप्रकाश तुम्हारा भी एग्जाम बचा हुआ है, तुम जाकर के वहीं पटना में रहो, बाद में छोड़ कर परीक्षा देकर के तुम चले आना, हम तुमको स्वीकार कर रख लेंगे अपने यहाँ, क्या दिक्कत है। ये बोला कि नहीं, ये बोला नहीं हक साहब कि हमको पढ़ना है, यहीं पढ़ेंगे हम। बात समझ में आया। तब ये पूछा जाता है पीटी में कि किस छात्र ने असहयोग आंदोलन के समय में अपने परीक्षा से 20 दिन पहले ही क्या किया, कॉलेज का त्याग कर लिया था। बात समझ में आया, यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को, आगे बढ़े। अब देखो, अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही थी कि जो बिहार विद्यापीठ हुआ या फिर राष्ट्रीय महाविद्यालय हुआ, तो इसमें थोड़ा बहुत समस्या यह आ रहा था कि भाई हर व्यक्ति को क्या होगा, तो हम एजुकेशन तो एक साथ नहीं दे सकते हैं ना। हमने पहले कहा कि कोई आर्ट्स का अलग बच्चा होगा, साइंस का अलग बच्चा होगा, इंजीनियरिंग का अलग बच्चा होगा, मेडिकल का अलग होगा, तो सबको एक साथ नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मजरूल साहब का उस समय घर था फ्रेजर रोड में, बहुत अभी शायद पटना का बहुत पॉश इलाका माना जाता है, हम तो कभी गए नहीं है फ्रेजर रोड में। तो फ्रेजर रोड में यह काफी मतलब बैठे हुए थे अपने लॉन में, लॉन समझ में आता है, जो दलान बोलते हैं, बाहर में 2 मंजिला मकान था, वही फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे आगे में। उससे बड़ा हैंडसम थे मजरूल हक साहब, आगे उन्हें नहीं रखते थे उसमें जब वो वहां बैठे थे, भाई नवाब के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो ये क्या था कि वहां जब बैठे हुए होते हैं तो इसी बीच में लगभग 5-7 हजार पटना अभी है ना एनआईटी दीघा घाट के पास में, तो वहीं के क्या होता है कि इन्हीं कॉलेज के जो छात्र होते हैं लगभग 5-6 हजार की संख्या में इनके पास आते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तो इनको लगता है भाई कि ये कौन सा विद्यार्थी आ गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से वहां रहते हैं, कुलपति होते हैं कहाँ के, यहीं पर बिहार विद्यापीठ की, तो लगता है कोई बच्चों को समस्या होगा। तो अब तीसरा बच्चा को थोड़ी पहचानेंगे कि भाई वो कॉलेज का है, मेरे कॉलेज का, कि कहीं और कॉलेज का बच्चा सब आया हुआ है। तो आंगन फानन में नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि हाँ क्या बात है भाई, तुम लोग इतना भीड़ लेकर के आए हुए हो। उसने कहा कि सर हम लोग पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, कि हम लोगों ने महात्मा गांधी और नरेंद्र प्रसाद साहब के कहने पर क्या किया है, अपनी पढ़ाई का त्याग किया है, और हम चाहते हैं कि अब हम आपके संस्थान में पढ़ें, यानी हम बिहार विद्यापीठ में पढ़ें या राष्ट्रीय महाविद्यालय में पढ़ें। तो इनके पास आती है समस्या, यह बोलते हैं कि देखो भाई बिहार महाविद्यालय जो है खपरा के मकान में हम बना है, वहाँ जगह भी संकुचित है, और वहाँ आर्ट्स वाले बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, 2-4-5 तकनीकी वाले बच्चे, तो उसके लिए हम अलग से मैनेज कर लेंगे, आप लोग 5-7 हजार की संख्या में है, आपको हम कैसे रखेंगे। तो बचवा सब बोलता है कि नहीं नहीं, आप जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको बस कॉलेज से हमने त्याग पत्र दे दिया है, हमको आपको पढ़ना तो पढ़ाइए, नहीं हमारा जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मजरूल हक साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं भाई, बैरिस्टर होते हैं, तो समझते हैं पढ़ाई का महत्व को। तो कहते हैं ठीक है तुम परेशान मत, हमको समय दो। तो रात भर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, किनके साथ, राजेंद्र प्रसाद के साथ, ये भाई कुलपति होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं किन के, महाराष्ट्रीय महाविद्यालय के। तो उनके साथ विचार विमर्श करते हैं कि राजेंद्र बाबू देखिए कि ऐसी समस्या हमारे पास आ गई हुई है हम लोगों के पास में, कि वो तकनीकी वाला बच्चा है, और अभी हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम कुछ टेक्निकल एजुकेशन उन लोगों को दे पाए, और नहीं टेक्निकल एजुकेशन देते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो जाए, बिहार का इकोनॉमी खराब हो जाए, इसमें तो खराब ही हो जाएगा। तो अब इनके पास दिमाग दौड़ता है कि भाई हम कहाँ क्या खोले। तो राजेंद्र प्रसाद साहब इनको कहते हैं कि परेशान मत होइए, कि कहीं जमीन उमीन है तो जमीन देखिए, हम क्या करते हैं वहाँ पर किसी लोगों से चंदा इकट्ठा करके पैसा वैसा लेकर के हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित कर देंगे, और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर हम जो भी बच्चा आया यही कॉलेज का बच्चा था उसको वहाँ पर क्या करेंगे, पढ़वाएंगे। बात समझ में आया। तब इनके पास दिमाग आता है कि इनका एक मित्र होता है, तो अब देखते हैं कि खैरू मियाँ का इनको ख्याल आता है ना। खैरू मियाँ का नाम क्या होता है बताओ तो, अभिमन्यु? नहीं पता है सर, नहीं दिया होगा उसमें, पूरा पढ़ा नहीं है सर। देखो उनका नाम होता है, हम लोग खैरू मियाँ पढ़ते हैं ना, उनका वास्तव में नाम होता है कि खैरुद्दीन, है ना। कहीं कहीं लिखता है मियाँ खैरुद्दीन और कहीं कहीं लिखता है खैरुद्दीन मियाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना खैरू मियाँ भी इन्हीं का नाम है। तो ये मजरूल हक साहब के साथ पढ़े होते हैं पटना में, इनके पारिवारिक संबंध भी होता है और इनके दोस्त भी होते हैं, और जमींदार परिवार के यहाँ होते हैं।
तो खैरू मियाँ से यह डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारा तो यहाँ क्या है, प्लॉट है बहुत, भाई इनका एरिया जो होता है ना, पटना दानापुर जब आप जाइएगा, पटना दानापुर रोड में ना देखिएगा, अभी तो खैर बहुत ज्यादा मकान बन गया होगा, तो उस समय खाली है, तो पटना दानापुर रोड में इनसे मुलाकात होती है कि देखिए मजरूल हक साहब की, और उनको बोलते हैं खैरू मियाँ को कि मियाँ जी कि देखिए मेरे पास ऐसी समस्या है कि अगर यहाँ पर किसी का जमीन वगैरह सब है तो हमको दिलवाइए, हम क्या करेंगे, हम पैसा देकर के खुद खरीद लेंगे, पैसा तो उनके पास था ही। तो देखो कि कितना मतलब उस समय का जो मुसलमान या ये समझो कि जो लोग कितना ये क्या उसको बोलते हैं, उनको लगाव था एजुकेशन से, अपने राज्य से। खेल में कहते हम किसी की जमीन क्यों देंगे, मेरे पास इतना जमीन पड़ा हुआ है, तुम ही ले लो, तुमको जितना जमीन चाहिए उतना लो, भाई नवाब है, जमीन की कमी नहीं है। तो क्या होता है कि खैरू मियाँ के पास जमीन वहां बहुत होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जहाँ उनको अच्छा लोकेशन मिलता है, मजरूल साहब को खुशी का ठिकाना ही रहता है, चलो भाई तुम मदद कर दिया है। तो यहाँ पर भी इनको एक खपरा का मकान मिलता है, यहाँ भी भाई इसमें खपरे का मकान बना रहेगा जी, रहते थे अपना कोठी में, लेकिन वहां नहीं होता कि फार्म हाउस बना के रखते थे। तो खपरा के मकान में क्या होता है, पटना दानापुर रोड के वहां पर क्या करते हैं, उन्होंने एक संस्थान का स्थापना करते हैं। ये क्या करते हैं, एक संस्थान का स्थापना करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, सदाकत आश्रम। आगे चलकर उसका नाम क्या हो जाता है, सदाकत आश्रम, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम का जो स्थापना होता है वह किनके जमीन में, हमारा खैरू मियाँ का जमीन, आई बात समझ में। तो खैरू मियाँ क्या होता है कि जब मजरूल हक के द्वारा इसका स्थापना कर दिया जाता सदाकत आश्रम के द्वारा, सॉरी सदाकत आश्रम में, तब इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है, यही छात्र का जो स्टूडेंट होता है, वह क्या होता है, वह इनके पास आता है, यहीं पर इसको क्या किया जाता है, एडमिशन लिया जाता है। यही बच्चा गलती करता है कि भाई सोचेगा क्या कि इंजीनियरिंग का लड़का है तो भाई मशीन चलाएगा, कुछ चलाएगा, लेकिन वास्तव में मशीन तो होता नहीं उनके पास में। तो उनको क्या, देखो चरखा क्यों चलाता है, यहाँ समझ सी दिल्ली चरखा से चलाता है कि हमको विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है ना, यानी हम मशीन से बना हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो मजरूल हक साहब इसको क्या बोलते हैं कि भाई आश्रम का स्थापना हमने कर दिया कि तुम यहाँ पर आओ पढ़ो, लेकिन हमारे पास इतना अभी संसाधन नहीं है कि हम तुमको तकनीकी शिक्षा दे पाए, लेकिन हाँ तुमने इसलिए वहां झगड़ा किया है, इसलिए वहां पर रिजाइन दिया है कि हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन में मदद करेंगे, यानी उसमें है ना विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है। तो अब क्या कीजिए, आप अपना जो कपड़ा है, शॉर्ट पैंट है, उसको खरीदिए नहीं मार्केट से, आपको हम कब सूत दिलवाते हैं, आप यहाँ चरखा से क्या कीजिए, सूत काटिए, चरखा पे देखिए सूत ना काटा जाता है, यानी आप कपड़ा खुद बनाइए, यानी खादी को प्रोत्साहन दीजिए। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर किसकी पढ़ाई करवाई जा रही थी, चरखा चलाने का, बताओ। अभी ये किसी लड़का को आईआईटी में पढ़ रहा है, उसको बोलेगा तो चरखा चलाएगा नहीं चलाएगा, बोलो क्या क्या चलाया, भाई देश में उसका सहयोग था। ये ध्यान रखना, आश्रम किसने किया, जमीन किनका था, और किसका शिक्षा दिया जाता था, समझिए मन्यू, किसका, चरखा चलाने का। बात समझ में आया, आगे चले। अब यहाँ जी सर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसी चूंकि देखो सदाकत आश्रम में क्या होता है कि यहाँ तकनीकी शिक्षा देना शुरू हो गया, मतलब कि चरखा चलाने का शिक्षा देना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यहाँ पर सब ब्रेन वाला आदमी होता है ना, होता है, यूपीएससी का बोलता है ना ये सदस्य कि भाई ब्रेन वाला जो आईआईटी करता है, साइंस वाला बच्चा तो उसके पास ब्रेन होता है, जो आर्ट्स करता है दिमाग का थोड़ा सा कमजोर होता है। तो हम यह मान के चलते हैं कि इस आश्रम में जो बच्चा पढ़ता था आईटी वाला, वो तकनीकी रूप से क्या होगा, डेवलप होगा। तो सदाकत आश्रम से ही ना एक अखबार निकाला जाता था, है ना, किसके द्वारा निकाला जाता था, मजरूल हक के द्वारा, द मदरलैंड। सीधा दी मदरलैंड ना सर, जी मदरलैंड, मदरलैंड नहीं बोलिएगा सीधा, हाँ वो भी हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहीं पर 30 सितंबर, यह तारीख याद रखना, 1921 ईस्वी को, है ना, क्या होता है कि मजहरूल हक के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है, एक अखबार निकाला जाता है, उसका नाम होता है दी मदरलैंड, ठीक है। किसी किसी किताब में इसी को नाम दे दिया गया है, मदरलैंड दोनों एक ही नाम है, यह ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके जो प्रथम संपादक होते हैं, बात समझ में आया, प्रथम संपादक कौन होते हैं, यही हमारे मजरूल हक साहब हो गए। ये काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मदरलैंड का ये प्रकाशन कहाँ से किया गया, सदाकत आश्रम से, बिहार विद्यापीठ से, राष्ट्रीय महाविद्यालय से, कुछ ऑप्शन तुमको दे देगा, कहाँ से,
मानिएगा ये क्या नाम है, क्या भी बोले थे, सदाकत आश्रम से। बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब मदरलैंड जो था यह महत्वपूर्ण क्यों है। सबको तो पता है कि भाई इसने क्या किया था कि इसने अखबार निकाला, तारीख हमने याद कर लिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है, बल्कि बिहार में नहीं बल्कि अंग्रेज जब यहाँ से चला गया तो अपने जीवनीकार थे ना, उसने भी इस पत्र का क्या किया है, जिक्र किया अपने जीवनी में, है ना। देखोगी तो देखो इसमें इसने 3 महत्वपूर्ण काम किया है। मदरलैंड अखबार ने ना 3 सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। पहला क्या किया है कि मदरलैंड अखबार बिहार का पहला ऐसा अखबार है जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए क्या किया था, आर्टिकल छापा था, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार किया था, या फिर उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे आर्टिकल लिखे गए थे जिससे कि क्या हो, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले, एकता को बढ़ावा मिले। बात को समझ रहे हो सारे बच्चे कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। दूसरा क्या किया गया, दूसरा कहा गया कि असहयोग आंदोलन को प्रचारित करना, असहयोग आंदोलन को प्रचारित करना। अब देखो चूंकि अखबार था तो हर जगह छपता था, लोगों के पास में जाता था, ठीक। अब क्या था कि असहयोग, इसमें मदरलैंड वाले अखबार में लिखा जाता था वैसे आर्टिकल्स जो भी, मैं देखो छात्र लोग हैं तो कुछ कुछ मैटर इसको देता होगा, तो इनके पास क्या था कि उस असहयोग आंदोलन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे बिहार के परिदृश्य में, उसको क्या करता था, उसको यह अखबार प्रसारित करता था। आने वाले समय में हमारी क्या क्या योजनाएं होंगी उसको क्या करता था, यह प्रसारित करता था। हम कितना सफल हुए हैं असहयोग आंदोलन में उसको क्या करता था, यह प्रसारित करता था। बात समझ में आया? यानी क्या कि हिंदू मुस्लिम एकता का हो गया, असहयोग आंदोलन को प्रचारित करने के कर गया, और सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि राष्ट्रीयता का विकास करवाना। यानी सोचो कि जब इतना बड़ा आर्टिकल हमारे पास जाएगा लोगों के पास में, तो लोगों में क्या होगा कि राष्ट्र के प्रेमी, राष्ट्रीयता की भावना का मतलब ये होता है कि राष्ट्र में प्रेम, राष्ट्र प्रेम को क्या किया, इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये जो मदरलैंड अखबार है ना, इसको बिहार, क्या नाम उसको बोलते हैं, बिहार में इसको इसीलिए जाना जाता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यह 3 घटनाओं को हमारे बिहार में प्रसारित किया गया था। बाद में यह मदरलैंड अखबार के बंद हो जाता, लेकिन जब तक यह रहा है 2 साल के बाद बंद हो गया, जब तक यह अखबार रहता है तब तक यह अंग्रेजों के नाक में दम करके रखता है, परेशान करके रख देता है। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को? अब आपको क्या हुआ कि ये मतलब जो फैक्चुअल चीजें हम यही से पूछा जा रहा है आपको। अब यहाँ देखिएगा क्या कि अब इसी बीच में घटनाएं होती हैं, जिन घटनाओं का जिक्र करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि इसी समय में हमारे पास में एक घटना होती है क्या कि ब्रिटेन के राजकुमार हमारे यहाँ आने वाले होते हैं। यानी दिसंबर 1921 ईस्वी के आसपास में ना ऐसा क्या होता है कि प्रसारित किया जाता है कि हमारे पास क्या होगा, ब्रिटेन के राजकुमार हमारे पास आएंगे, बॉम्बे में भी उतरता है और बिहार भी आएगा। समझो, तो बॉम्बे में उतरा, फिर क्या होता है कि ब्रिटेन के राजकुमार हमारे यहाँ जब आने वाला होता है तो जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितने भी पुरुष क्रांतिकारी होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, वह सब क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से लोगों को इकट्ठा करके और उसके यात्रा को बहिष्कृत करने का प्रयास करते हैं। यानी क्या कि अगर ब्रिटेन के राजकुमार हमारे बिहार में आते हैं, मान लो आएंगे, हालांकि वो आते हैं हमारे बिहार में, आएंगे तो हम किस प्रकार से उनका बहिष्कार करेंगे, उस पर क्या होती है, चर्चा होती है। बात समझ में आया? तो जब उनको पता हो जाता है कि ब्रिटेन के राजकुमार हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो इसी समय में 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के जो राजकुमार है वो हमारे पास कहाँ पहुंचता है, पटना पहुंचता है। तारीख याद रखना, क्या तारीख हमने बोला है, 22 दिसंबर 1921। देखो 22 दिसंबर 1921 की तिथि ऐसी होती है जब हमारे यहाँ क्या होता है, ब्रिटेन के राजकुमार, नाम क्या है सर उनका? नाम नहीं पता है। ब्रिटेन के राजकुमार क्या होते हैं, पटना पहुंचते। नाम देख लीजिएगा, कृष्णा जी गूगल पे मिल जाएगा आपको। प्रिंस ऑफ वेल्स सर, प्रिंस ऑफ वेल्स।
ये नाम उसको भी पता है, कृष्णा जी को भी पता है, समझे। उनको लग रहा है कि दूसरा राजकुमार यहाँ पर आ गए होंगे। देखिए, तो जब हमारे यहाँ क्या होते हैं कि राजकुमार साहब जब पटना पहुंचते हैं तो पटना में सबसे आगे जो इनका बहिष्कार किया जाता है उनका नाम होता है सरला देवी का। नाम सुना है आपने? सोचो उस समय में यह एक महिला होती है और महिला होते हुए भी आज बहुत 2 दिन से बायां आंख फड़क रहा है। बायां आंख फड़कने का क्या मतलब होता है आप लोग जानते हैं? अपशगुन होता है कि पैसा कम होता है कि क्या होता है? नहीं बोल रहे हैं जी। देखो क्या हुआ कि जब हमारे 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के राजकुमार हमारे पास कहाँ पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं, तो उसका सर्वाधिक विरोध होता है सरला देवी का, है ना। यह क्या होती है? एक महिला होती है, बिहार की महिला। सोचो कि पुरुष को पीछे छोड़ते हुए जब पटना के गांधी मैदान से गुजरता है उनका रथ, तो ये आगे आती है कि हम बहिष्कार, वो काला बहिष्कार का मतलब काला कुछ रहता है, तो बाह में काला बीला लगा कर बोल दे कि हम ब्रिटेन के राजकुमार के प्रिंस ऑफ वेल्स महोदय का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। सोचो एक महिला होकर, चूंकि उस समय में महिला तो अकेले होती है, इनके साथ 4-5 और महिलाएं होती है, ज्यादा महिला नहीं होती है, लेकिन जो छात्र लोग होते हैं, जो युवक होते हैं, जो भी मदरलैंड में, ये क्या नाम है, सराय आश्रम में पढ़ते थे, या फिर जो ये भी विद्यापीठ में पढ़ते थे छात्र, सब छात्रों ने क्या किया, इनका सहयोग किया था सरला देवी को। यानी भीड़ इतना मतलब इतना लोग जब हो गया ना, तो अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हुआ कि हम क्या करें, सरला देवी को पकड़ ले। नाम में सरल जरूर, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट महिला थी ये। देखो अब इसको तो कहानी समझते हैं क्या कि 22 दिसंबर को जब यहाँ पर हमारे पास पहुंचते हैं, इससे पहले ही 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को यह क्या करती हैं, देख रही हो ना, अक्टूबर हो गया, नवंबर मिल जा रहा है, बात समझ में आया। तो इसी समय में क्या होता है कि 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हमारे बिहार में एक अधिवेशन होता है, उसका नाम है बिहार विद्यार्थी परिषद। बिहार विद्यार्थी परिषद का 16वां अधिवेशन होता है। ठीक, अधिवेशन जब होता है तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो अध्यक्षा होती हैं, वो यही होती है सरला देवी। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण नाम है, ये महिला भी है, ये है। देखो जब भी महिला सशक्तिकरण पे तुमको आर्टिकल लिखना हो या निबंध लिखना हो ना मेंस में, तो इनका नाम जरूर चर्चा करना कि बताओ कि प्रिंस ऑफ वेल्स, किसी राज्य के, किसी देश के राजा को बहिष्कार करना, महिला होगा, वो भी 1920 में, कितना पावर की बात है। अभी की महिलाएं तो देखते हो शाम को ढलते ही लोग बाहर नहीं निकल पाती है। वो सोचिए कि इतना आंदोलनकारी के बीच में उनका प्रतिरोध किया था, बहुत आम बात नहीं कह सकते हैं। तो 1921 ईस्वी को क्या होता है, बिहार, यानी क्या कि उस समय देख रही हो ना, हमारे पास कौन कौन होते हैं, हमारे पास बिहार, झारखंड और उड़ीसा, 3 राज्य प्रांत होते हैं, जो भी अलग अलग हो गए हुए हैं। बंगाल तो अलग हो गया होता है, 5 में हमारे पास में बिहार, झारखंड, उड़ीसा हमारे पास उस समय सोचो कितना बड़ा एरिया होता था। तो तीनों एरिया के जो जब सम्मेलन किया जाता है, तो इस सम्मेलन में तीनों प्रांत का ध्यान रखना, प्रांत तो एक ही था वहां पे, बोल रहे हैं उसको मतलब समझ के अलग प्रांत था, यानी ये तीनों क्षेत्र के छात्र यहाँ शामिल होते हैं। और सरला देवी सबको हिदायत देती है कि देखिए भाइयों बहनों, लड़का भी होता है लड़की भी होती है छात्र छात्राओं में, कि हम क्या करते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले हैं, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका पूर्णतः क्या करते हैं, आगमन का बहिष्कार। इसका ध्यान रखना, बिहार विद्यार्थी परिषद का एक ही उद्देश्य था क्या, कि प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार में प्रतिरोध करना, विरोध करना, इसका और कोई कारण नहीं था, और कोई का उद्देश्य नहीं था। हाँ बताएं। इसका 16वां अधिवेशन था, तो ये इसका जो अधिवेशन, ये सॉरी क्या नाम है, बिहार विद्यार्थी परिषद, इसका स्थापना किसने किया था सर? वो भी अभी जान लीजिएगा, बता देते सर। हाँ वो लोग कल हम लोग चर्चा करेंगे उसको, समय पाएंगे जब पढ़ेंगे ना, उसमें वो ज्यादा स्टोरी समझ में आपको आएगी। ठीक है बस यही समझिए कि यही है ना। देखो तो 16वां अधिवेशन जब हमारे पास होता है, तो सरला देवी सारे बच्चों से कहती है कि भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि अपने अधिकार और हक के लिए आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इतना ओजस्वी भाषण देती है ना, इसके भाषण से राजेंद्र प्रसाद, मंजूर हक इतना प्रभावित होता है कि लगता है कि भाई चलो हमारे देश बिहार की बच्ची वीरांगना में पैदा करती है ना। तो इन्होंने क्या किया कि तब यह मीटिंग होता है, 3 महीना का समय मिलता है, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने के आसपास समय मिलता है इसके पास में।
तो जहां जहां विद्यार्थी लोग पैसे विद्यार्थी लोग आएंगे यहाँ पर, तो जहां जहां से विद्यार्थी आए थे वहां वहां लोग जाते हैं और तय तिथि होता है कि ये करीब 22 तारीख को वहां आएंगे। क्या नाम है, प्रिंसिपल बिल्स आएंगे हमारे पास। दिसंबर में जाड़ा का महीना होता है कि सब लोग वहां पर आएंगे। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र से युवाओं को लेकर के आइए और इसका क्या कीजिए, प्रतिरोध कीजिए। बात समझ में कि बहुत बड़ा योगदान होता है इन लोगों का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही ये प्रिंस ऑफ वेल्स के आते हैं कि 22 दिसंबर को पहुंचते हैं ब्रिटेन में, तो यह आगे आगे रहती है। और चूंकि उस समय में होता है क्या कि आगे अगर तो पूरा पटना वाला क्या है, कॉमर्शियल इलाका है पटना में। तो पटना में क्या होता है, इसी तारीख को पूर्ण हड़ताल बंदी की जाती है। पूर्ण क्या किया जाता है, हड़ताल बंदी किया जाता है। मतलब क्या, जो भी छोटे बड़े दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, किताब का दुकान हो, उसके बाद जेवर जायदाद का दुकान हो, जो भी दुकानदारी होता है उन सब दुकानों पर क्या किया जाता है, इसको बंद करवा दिया जाता है। इसी बीच में पता चलता है कि एक दुकानदार होता है, हिंदू का ही दुकान होता है वो, तो पता चलता है कि इनको मंजूर हक साहब को कि भाई सब दुकानदार ने दुकान बंद कर लिया है, वो ऐसा व्यक्ति की दुकान बंद नहीं कर रहा है, उसको किया क्या जाए। तो लोग उसके दुकान पर बहुत जाके प्रताड़ित करते हैं। हालांकि वो अधवयस उम्र के होते हैं, 40 के आसपास उनका एज होता है। तो लोग जब उनको पता चलता है कि इनको मजदूर हक राजेंद्र प्रसाद साहब को कि भाई सब लोगों ने दुकान बंद कर लिया है, वो अकेला आदमी की दुकान खोला हो, ऐसा क्या बात है उनके पास। तो सब लड़का सब तो ऐसा ही होता है जोश में, बोलते हम तोड़ दे दुकान को। बोलता है बुआ दुकान मत तोड़िए कि हमको यही रोजी रोटी देता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है वहां पे, देखो कि कैसे एक मुसलमान ने ना एक हमारे बिहार में हिंसा होने को रोक लिया। जैसे हम लोग पढ़ते ना कि आगे चोरी चोरा कांड होता है, तो उसके बाद में हमारे यहाँ स्थापित होता है। हो सकता है कि अगर जो घटना भी हम बता रहे हैं वो घटना अगर नहीं हुआ होता हमारे बिहार में ना, तो हमारे चोरी चोरा कांड से पहले ही वहां पर मारकाट हो जाता उस दुकान पे। देखिए, तो हर दुकानदार दुकान बंद कर लेता है, तो ये बेचारा बाबा जी खोल के बैठे रहते हैं और पूरा लड़का सब लाठी जो इसको जो होता लाठी पत्थर ईटा सब लेकर पहुंचे कि घोर को माथा फोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे, आग लगा देंगे दुकान में। वो दुकान किस चीज की होती है इसके विषय में हमको अभिज्ञता है, बस कहानी हमने पढ़ा, बस वही हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो मजरूर हक साहब और राजेंद्र प्रसाद साहब दोनों क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं वहां पे। मतलब पहले नहीं दौड़ते हैं, कुछ वहां मिला होगा उनको, टमटम हो चाहे कुछ भी हो, मतलब अतिशीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहुंचते हैं वहां पर और जब पूरा भाव जब देखते हैं तो आदमी हक्का वो क्या करता है, आदमी हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई मजरूर हक साहब आए हुए हैं। तो ये लोग बोलते हैं क्या कि बाबा दुकान बंद कर लिए कि हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। तो सोचो कि एक मुसलमान का और सिख का, दो व्यक्ति का ना जो टोपी होता है, जो पगड़ी होता है, वो काफी वो सर कटा के टोपी नहीं कभी खोलता है। सोचो कि इतना बड़ा मतलब महान व्यक्ति होकर के, मजबूत और व्यक्तित्व होकर के, मजूर हक साहब ने जब वो बुरा नहीं मानता है अद्वैत आदमी, तब वो अपने सर का जो काला टोपी होता है मुसलमान का, वो उनके पैर पे रख देता है। राजेंद्र प्रसाद साहब उनको हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा आप दुकान बंद कर लीजिए, कि हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए हमारे असहयोग आंदोलन में। तो जब टोपी रखने जाते हैं तो जैसे ही टोपी उनके पैर को छूना होता है तो बाबा पीछे हटते बोले कि अरे मजूर साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमको बोल देते हम ऐसी दुकान बंद कर लेते। तो बोलता हम तब से तो उन्होंने भी नहीं करी, आप नहीं बंद कर रहे हैं। सोचो कि एक मुसलमान ने, मजूर हक साहब ने ना वहाँ दंगा होने से बचा लिया। अदरवाइज वहाँ पे वो भी जो दुकान था काफी मतलब ये है कि काफी मजबूत परिवार नहीं होता है, बनिया टाइप का था उनका, 4-5 वहाँ विंग चलता था पटना वाले में। पटना में कौन जो बाजार है वहीं उनका दुकान है। तो खैर बहुत बड़ा उनका पोता पोती चला रहा, बहुत बड़ा दुकान हो गया उनका। तो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी थे भाई, लोकल लोग थोड़ी ना दुकान को ऐसे रिजीज होकर खोलेगा। तो जब मजूर साहब टोपी गिराते हैं तो वहाँ जितना छात्र नेता सब बैठे, छात्र सब बैठे, तो बताओ कि कितना बड़ा आदमी, इतना पास ना हक साहब को ना पैसा का कमी है, ना इज्जत का कमी है, शोहरत का कमी है, उन्होंने टोपी दे दिया। किस लिए टोपी दे दिया, इसलिए कि हमारे बिहार की जनता पर या बिहार के इतिहास पर यह कालिख न पोता जाए कि यहाँ पर हिंसा हुआ था। किसके समय में, असहयोग आंदोलन के समय में, जो गांधी की कर्मभूमि रही थी, या जो गांधी का ये भूमि है, यानी जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला भूमि है, जहाँ से अहिंसा का शुरुआत किया गया प्रथम भारत में, वहाँ अगर हिंसा हो तो कितना बड़ा दाग हमारे इतिहास पे लग जाएगा। देखते हो ना, जब भी हिंसा की बात आता है सबसे पहले दिमाग आता है चोरी चोरा कांड का, है ना, लोग दरोगा को जला दिया था, पुलिस को गोली मार दिया था। कम से कम हम उस अपमान से तो बच गए, यूपी में वो अपमान चला गया हुआ है। तो सोचो कि दौड़ के कितना वो होने से बचा दिया। खैर चलिए, तो वो दुकान को क्या करते हैं, दुकान को बंद करवाते हैं और साथ में उस बाबा का 4-5 दुकान होती है, वो दुकान को वहाँ बंद करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे पटना में ना वहाँ जो पूर्ण हड़ताल बंदी होती है वो काफी सफल होता है। और
देखते देखते जहाँ चाहे ये राजकुमारवा जाता है ना, वहां वहां लोगों का भीड़ पीछे पीछे चलता रहता है। राजकुमार वापस जाओ, राजकुमार वापस जाओ, राजकुमार वापस, वैसे नारा लगता है कंटिन्यू। सब लोग क्या करता है, हाथ में काला बिल्ला, नहीं प्रतिरोध का तो काला बिल्ला पहनते हैं, काला कपड़ा बांध लिया, कोई चीज को सर पे बांधा है, कोई हाथ में बांधा है, कोई पीठ में बांधा है, कोई हाथ में लिया है, जो जहाँ जिसको सुविधा हुआ वहां पर के लोग विरोध कर रहा है। अब इस बीच में क्या हुआ भाई, राजकुमार आएगा तो कोई बिना बॉडीगार्ड के तो आएगा नहीं, तो जितना पुलिस वाला सब था सब क्या किया, लोगों को घेरना शुरू कर दिया। भाई पुलिस, इतना पब्लिक 25 लाखों की भीड़ हो गई वहां पे, पुलिस कितना रहेगा, 1000-1500 ही रहा, ज्यादा तो पुलिस रहता नहीं है। तो इतना जब भीड़ वहां पर, समझो क्या कि इतना जब भीड़ हो गया, तो फिर भी वहां के पुलिस वालों ने वहां के स्थानीय लोगों पर लाठी डंडा का प्रहार किया। बात समझ में आया, लाठी से मारा, उसके बाद की गोली नहीं चलाया, लाठी से मारा, उसके बाद की जो छोटा पत्थर था उससे मारा होगा। तो कुछ भीड़ हमारा तितर बितर हो गया। बात समझ में आया, क्या हुआ, कुछ भीड़ हमारा क्या हो गया है, यहाँ से तितर बितर हो गया है। और इसमें क्या था कि जो हमारे प्रमुख नेता होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रमुख नेता होते हैं, वही नेता क्या होते हैं उस समय में हमको पकड़ा, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किस दिन, 22 तारीख को, है ना। तो उस नेता का नाम लिख लो, नेता का नाम काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, लिख लो, चित्तरंजन दास। मतलब चित्तरंजन दास, उसको लिखो लाजपत राय, लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, ये हो गए। देखो ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। यहाँ ध्यान रखना, इनका विरोध करने के कारण उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई राजा जहाँ जाएगा तो वहां तो उसका तो जबे करेगा। अब क्या होता है कि अब हमारे बिहार में कौन कौन से नेता को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। दिलीप जी, है जानकारी आपको कि कौन कौन से नेता पकड़ाते हैं हमारे पास? हाँ सर। लिख लीजिए, लिखा देते हैं सारे बच्चे को, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नाम है क्योंकि बीपीएससी तक पूछे आपसे। लिख लीजिए, मोहम्मद खुर्शेद हसनैन, जो लिखवा है ना वही नाम लिखिए, मोहम्मद खुर्शेद हसनैन, जगत नारायण लाल, स्पीड में लिखो, जगत नारायण लाल, कृष्ण प्रकाश सेन, मौलवी मोहम्मद शफी, या शफी साहब भी इनको प्रेम से लोग बोलते हैं, मौलवी मोहम्मद शफी, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर, वही शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर वाले, श्री कृष्ण सिंह, राम नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद, लक्ष्मी नारायण सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह, ठाकुर रामनंदन सिंह, कालिका सिंह, कालिका सिंह, है ना। यहाँ दो नाम याद रखना है ना, एक क्या नाम है उनका, शाह मोहम्मद जुबैर साहब का और श्री कृष्ण सिंह साहब का ना। ये बहुत बार बीपीएससी पूछता है कि इनको गिरफ्तारी किस आंदोलन में की गई थी, ठीक है। अब देखो, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सर नाम बोल दीजिए। फिर से बोल दें, जी। मोहम्मद खुर्शेद हसनैन, नारायण लाल, जगत नारायण लाल, कृष्ण प्रसाद सेन, कालिका सिंह, कालिका सिंह, मौलवी मोहम्मद शफी या फिर शफी साहब बोलते हैं, जगत नारायण लाल, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह, काजी हुसैन, मोहम्मद शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, आदि आदि कर लो, हो गया। ओके। देखो यहाँ ध्यान से, तो अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो जो हम नाम बोले हैं ना, नाम तो बहुत है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम है जहां से आपको हो सकता है ये क्वेश्चन हिट कर दे। देखो कुछ भी नेता का नाम पूछेगा ना, अगर आपके पास में ऑप्शन में असहयोग आता तो उसको वहीं पर मारना, क्योंकि पहले बार यही गिरफ्तार किया गया था इन लोगों को। तो जब इनकी गिरफ्तारी हो गई, और सोचो कि जब CR दास हमने बताया, मोतीलाल नेहरू बताया, लाला लाजपत राय बताया था ना, उनको राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तार कर लिया गया।
तो इसके बाद में क्या हो गया कि पूरा ऐसा लगा कि हमारे यहाँ आंदोलन से क्या तो नेता सब कटा जा रहा है, यानी नेता सब बिल्कुल है ये नहीं है, यानी अब आंदोलन हमारा कैसा होता जा रहा है, नेतृत्वहीन होता चला जा रहा है। बात समझ में आया। इसी बीच में क्या होता है कि जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किनको, हमारे नेता को, मोतीलाल नेहरू को, चित्तरंजन दास साहब और लाजपत राय को, तो इनके विरोध में 22 फरवरी 1922 ईस्वी, सॉरी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या होता है बताओ। 5 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है ये। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। तो जब इस नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो जाएगा तो उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली लौटना है इनको, राजकुमार को। तो इसी समय 5 फरवरी 2022 को देख रहे, दिसंबर बीत गया, जनवरी भर इंतजार करता है। यानी अब ये इनका जो दमन चक्र होता है राजा के, वो हर प्रांत में क्या करते हैं, इसको खोजना शुरू करता है। जहां जहां का जो प्रमुख नेता होता है सबको ये गिरफ्तार करना शुरू कर देता है। कौन? ब्रिटेन की सरकार, ये अंग्रेज सब। तो जो भी नेता सब होता है सबको पकड़ लेता है। तो लगभग जो बड़े चोटी के नेता होते हैं सब वो अंदर चले जाते हैं। क्या गांधी जी बाहर रहते हैं, तो आगे देखते हैं उनको भी पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी बीच क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा का कांड हो जाता है। कांड क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन में वहां के कुछ स्थानीय लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं, धावा बोलते हैं, जहाँ पे कुछ क्या क्रांतिकारी को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। तो यह इतना हिंसात्मक हो जाता है कि यहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, थाने के फूंक देता है, थाना को फूंक दिया, वहां के दरोगा को मृत्यु का हत्या कर देता है, और साथ साथ में कुछ और लगभग 10-15 साल वर्ष सिपाही होते हैं उनको भी गोली मार करके खत्म कर देता है। यानी अब सोचो यहाँ पे गांधी जी ने जो भाषण दिया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कि हमको असहयोग करना है, लेकिन देखती हो ना 1.5 साल बाद में लगभग फरवरी 2022 में यह क्या होता है कि हिंसा में बदल जाता है। यानी गांधी द्वारा शुरू की गई यात्रा अहिंसा को क्या होता है, 1.5 साल यात्रा करने के बाद में हिंसा हो जाता है। यानी गांधी जी ने अहिंसा का शुरुआत किया था ना, तो इसमें एक भाषण दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज, यह ऐसा नारा था ना। जब गांधी जी भाषण दे रहे थे आंदोलन शुरू करने का, उन्हें बताया कि नहीं बताया, उसमें लिखा गया था कि हम 1 वर्ष में क्या करेंगे, अंग्रेजों से स्वराज हासिल कर लेंगे, यानी हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे जो संतोषी नेता थे, जो खाली ख्याली पुलाव पकाते थे कि अरे गांधी जी ने बोल दिया है, अब हम 1 वर्ष में तो आजाद हो ही जाएंगे, स्वतंत्र तो हो ही जाएंगे, हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो भी काम करना होगा, पॉलिटिकल काम करेंगे, बिजनेस काम करेंगे। बात समझ में आया। इसी बीच में क्या होता है कि 5 फरवरी को हिंसा जब हो जाती है तो गांधी बाबा को लगता है नहीं, हमारे द्वारा जो दिया गया हिंसा का पाठ है उसमें कहीं न कहीं क्या जुड़ गया हुआ है, हिंसा जुड़ गया हुआ है। तो गांधी इस घटना से विक्षुब्ध होकर के तुरंत ही घोषणा कर देते हैं क्या, कि हम असहयोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। सोचो, जिस नेता ने ही आंदोलन को शुरू किया हो, नेतृत्व अगर बोले कि आंदोलन को हम बंद करते हैं, तो क्या जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सहयोगी लोग हैं, वो किसके नेतृत्व में आगे क्रांति को करेगा, है ना। तो चौरी चौरा कांड होने के बाद में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, तो इसके बाद में देखिएगा कि अब देखो क्या नाम है, हाँ, ये स्थगित कर दिया गया। तो स्थगित करता है कि इसी समय नहीं कर दिया गया, तो जब ये कुछ क्या होती है कि जब ये कुछ बातें होती हैं आगे करने के बाद में, तो जब ये स्थगित करने का बात करता है गांधी जी स्थगित कर देंगे, तो मोतीलाल नेहरू हमारे होते हैं, है ना, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस साहब होते हैं, ये सब बोलते हैं कि भाई गांधी जी आपने बहुत गलत काम किया है। नहीं, गांधी जी के इस फैसले का वो विरोध करते हैं। पहले क्या करते थे, अहिंसा का क्या क्या सहयोग किया ना, मोतीलाल नेहरू हो गए, एसएससी बोस, सुभाष चंद्र बोस साहब बोले कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, अहिंसा कीजिए आप। लेकिन जब हिंसा के कारण यह क्या करते हैं, उस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, तो जिससे मोतीलाल नेहरू साहब को, सुभाष चंद्र बोस साहब को बड़ा दुख होता है। और साथ साथ में बिहार के राजेंद्र प्रसाद साहब को, मजरूल हक साहब को, दरभंगा के जिलाधिकारी प्रसाद को, सीके सिंह को, इनको बहुत दुख होता है कि बताओ हम लोग इतना परिश्रम करके 1.5 से 2 साल तक हमने क्या किया, बिहार में असहयोग आंदोलन के लोगों को जलाए रखा, और गांधी जी एक घटना के कारण क्या करते हैं, बंद कर दिए। भाई घटना हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्थानीय था, वहाँ मामला ठीक हो जाता है। बिहार में तो सब मामला ठीक ठाक है, यहाँ तो चलने देते कम से कम। लेकिन नहीं, गांधी जी बोलते हैं कि हम पूरे भारत में ही असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, स्थगित करते हैं।
ठीक। तो स्थगित करने के बाद में क्या होता है, जब इनको कुछ और समय बीतता है तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ध्यान रखना, 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, यही पे इसको 6 वर्ष का सजा होता है। तो जब 10 मार्च को 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या आप सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर का जो नेता वही जेल में बंद है, आंदोलन का नेतृत्व तो कौन करेगा? तो पूरे भारत में क्या होता है, आंदोलन मर जाता है। और 11 मार्च 1922 ईस्वी को यह खबर पटना पहुंचता है। बीपी सिंह का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गांधी के असहयोग आंदोलन बंद करने का खबर कब पहुंचा, किस तिथि को पहुंचा था, बताओ। बिहार में इसके चोरी चोरा होने के बाद में भी पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में, शाहाबाद में, डुमराव में, तिरहुत में, मुजफ्फरपुर में, हर जगह लोग हड़ताल किया, शराबबंदी का पालन किया, टैक्स नहीं दिया लोगों को, है ना। कांग्रेस को मुठिया पद्धति, एक मुठिया पद्धति का भी चर्चा हमने नहीं किया सर। मुठिया पद्धति में क्या था ना, मुठिया पद्धति, इस मुठिया पद्धति में क्या था कि जो भी किसान है या जो भी सक्षम परिवार है, वह एक एक मुट्ठी, क्या मुठिया मतलब मुट्ठी, एक एक मुट्ठी अनाज देगा किसको, कांग्रेस को। चूंकि यह पूरा आंदोलन कौन संभाल रहा था, कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे थे, इसी को बोलते हैं मुठिया पद्धति। तो मुठिया पद्धति जो था उसका संबंध असहयोग आंदोलन से था, ध्यान रखिएगा। तो 5 फरवरी की घटना होने के बाद भी बिहार में लोग खूब बढ़ चढ़ करके क्या कर रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेकिन जब गांधी जी गिरफ्तार हो गया 10 मार्च 1922 को, और 11 मार्च 1922 ईस्वी को जब ये खबर पटना पहुंचा, तो पटना के लोगों को लगा कि भाई साहब मजदूर हक साहब थे, हमारे प्रसाद साहब थे, जब इनको लगा कि भाई साहब मेरे नेतृत्व करता ही क्या हो गए कि पकड़ा गया ही में है, तो धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, बिहार में भी समाप्त हो गया। बात समझ में, देश में तो समाप्त हुआ ही, साथ में हमारे कहाँ हो गया समाप्त, बिहार में भी समाप्त हो गया। और इसी के साथ आपका असहयोग आंदोलन भी आज बिहार में समाप्त